लताओं के तल पर जांघ जितनी मोटी लकड़ी का एक टुकड़ा बंधा हुआ था। तीनों लकड़ी पर कंधे से कंधा मिलाकर बैठ गए और जब वे झूलते झूलते थक गए तो वे धीरे से हिलना बंद कर गए। रोशनी ने शुभ बादलों में लिपटी एक दूर की पर्वत चोटी को देखा और कहा, उस पहाड़ पर सीधे हमारे सामने क्या है? क्या हमें वहां खेलने के लिए जाना चाहिए? शी रुइबिन ने कहा, ऐसा कहा जाता है कि वहां एक संगीत वेदी है। जब देवता संगीत सुनना चाहते हैं तो वे संगीत वेदी पर आते हैं और शेनले कबीले के सदस्य देवताओं के लिए प्रदर्शन करने के लिए ऊपर जाते हैं। क्योंकि मानव जाति में समृद्ध भावनाएं हैं, वे जो संगीत करते हैं वह सुनने में जटिल और सुखद होता है और देवताओं को यह बहुत पसंद होता है। इसके अलावा यह कहा जाता है कि देवताओं के लिए संगीत करते समय कलाकार स्वर्ग और पृथ्वी के साथ संवाद कर सकते हैं, जो साधना के लिए भी बेहद फायदेमंद है। इसे पारस्परिक रूप से लाभप्रद व्यवस्था माना जाना चाहिए। इतना जादुई? क्या आप वहां गए हैं? शी रुइबिन और वर्षा दोनों ने सिर हिलाया। शी रुइबिन ने कहा, आखिरी बार एक देवता ने संगीत वेदी का दौरा भी 20 साल पहले किया था। यह बहुत अफसोस की बात है कि हमें इसका अनुभव नहीं हुआ। बुजुर्ग भी इन चीजों के बारे में बात करना पसंद नहीं करते हैं। वास्तव में? फिर 20 साल पहले कौन सा देवता संगीत वेदी पर आया था? यह और कौन हो सकता है? क्या तुम नहीं जानते कि दुनिया में एक ही देवता बचा है? यह देवी शेनशी हैं, जिन्हें आप बुलाते हैं। ओह ओह! वर्षा ने लापरवाही से पास की लताओं से एक छोटा सा फूल उठाते हुए उनकी बातचीत सुनी, उसे सूंघने के लिए अपनी नाक से पकड़े हुए। यह फूल मीठा है। वास्तव में? मुझे कोशिश करने दो। रोशनी ने एक छोटा पीला फूल उठाया और उसे चबाने के लिए अपने मुंह में डाल लिया। यह वास्तव में है सुगंधित और मीठा। पीले रंग को खाने के बाद उसने खाने के लिए एक सफेद चुना। यह उतना ही सुगंधित और मीठा था, लेकिन सफेद की खुशबू पीले रंग की तरह तीव्र नहीं थी। रोशनी ने खाना खाते हुए कहा, हम परी युवतियों को फूल और घास खाना चाहिए। वर्षा उसे देखकर खुश हो गई। शी रुइबिन ने धीरे से अपनी उंगली पर बैठे वामी को सहलाते हुए कहा, सिस्टर रोशनी, आपकी बड़ी बहन और अन्य सभी खेती कर रहे हैं। आप खेती क्यों नहीं कर रहे हैं? रोशनी ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा, मेरे गुरु ने कहा था कि कुछ भी करने में सबसे वर्जित बात खुद को मजबूर करना है। अगर मैं अभी कुछ नहीं करना चाहता हूं, तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। जब मैं चाहूंगा तब करूंगा। यदि प्रयास दिल से नहीं आता है, तो प्रयास स्वयं आत्मप्रदत्त यातना बन जाता है। जीवन भर जीना आसान नहीं है, अपने आप के साथ इतना कठोर व्यवहार क्यों करें? शी रुइबिन ने कहा, यह समझ में आता है। मुझे खेती करना भी पसंद नहीं है। मुझे केवल गाना पसंद है। रोशनी हंसी। तो आपको गाना चाहिए। वर्षा ने कहा, मुझे सिर्फ कहानियां सुनना पसंद है। रोशनी फिर हंस पड़ी। फिर आपको कहानियां सुननी चाहिए। इतना साधारण मामला। वर्षा ने अपना सिर खुजलाया। ठीक है, मैं किस बारे में चिंता कर रहा था? रोशनी ने लापरवाही से अपने कंधे के चारों ओर अपना हाथ रखा और कहा, मुझे पता है कि आप किस बारे में चिंता कर रहे हैं। आप एक महत्वपूर्ण रिश्तेदार को खोने के बारे में दुखी हैं। आप सही कह रहे हैं। उसके कंधे पर रोशनी का हाथ धीरे से उठा और उसके कंधे को थपथपाते हुए कहा, मेरी बड़ी बहन ने कहा कि इस दुनिया में सब कुछ मुफ्त है। यहां तक कि घास का एक ब्लेड या कंकड़ भी कभी किसी का उपांग नहीं बनेगा। इसलिए, जबकि एक व्यक्ति के पास बहुत कुछ हो सकता है, उसके पास वास्तव में कभी भी कुछ भी नहीं होता है। उदाहरण के लिए, विशाल भाग्य वाले वे धनी लोग जब वे मर जाते हैं तो पैसा तुरंत किसी और का हो जाता है। वे इस पैसे का उपयोग केवल अस्थायी रूप से कर सकते थे जब वे जीवित थे। या उन सम्राटों को ले लो, जब तक वे जीवित थे, हर कोई उनकी बात सुनता था, लेकिन एक बार जब वे मर गए, तो ठीक है, उनके वंशजों ने अपनी स्थिति के लिए एक दूसरे से खूनी लड़ाई लड़ी, भले ही सम्राट की लाश सड़ गई हो और कीड़े पैदा हो गए हों। यह सच है। तो, जब हमारे पास वास्तव में कभी कुछ भी नहीं था, तो हम कुछ भी खोने की बात कैसे कर सकते हैं? आपका अभी अंकल काले के साथ एक संक्षिप्त संबंध था। जब कनेक्शन समाप्त हो गया, तो यह भंग हो गया।
अंकल काले के जीवन का अध्याय समाप्त हो गया है और वह अपने जीवन का अगला अध्याय शुरू करेंगे। शायद आप भविष्य में फिर मिलेंगे, कौन जानता है। वर्षा ने जोर से सिर हिलाया। हाँ। अंकल काले ने कहा कि वह अपने अगले जन्म में एक खुश छोटा कुत्ता बनना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि वह अपनी इच्छा पूरी कर लेगा। शीरुइबिन ने कहा, सिस्टर रोशनी, आपकी गुरु और बड़ी बहन इतनी समझदारी से बोलती हैं। है, रोशनी गर्व से मुस्कुराई, फिर शर्मीली होकर कहा, मैं मंदबुद्धि हूँ, उनके जितना चतुर नहीं हूँ, इसलिए मैं अपने गुरु और बड़ी बहन के हर शब्द को अपने दिल में रखता हूँ। वर्षा हंस पड़ी। मैं भी मंदबुद्धि हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा मंद होना बुरा नहीं है। जब लोग बहुत चालाक हो जाते हैं तो उनकी चिंताएं कई गुना बढ़ जाती हैं। बहन मुयू, यदि आपके पास ऐसी समझ हो सकती है तो यह दर्शाता है कि आप पर्याप्त मंद नहीं हैं। इस पर तीनों हंस पड़े। वामी ने अपना सिर झुका लिया और उन्हें खुश देखकर उनके साथ 2 बार चहक उठा। बाद में तीनों झूले से नीचे उतर गए और शीरुइबिन स्मृति पत्थरों को इकट्ठा करने के लिए अन्य 2 को धारा में ले गए। सूरज की रोशनी धीरे धीरे शाखाओं और पत्तियों के माध्यम से गिर गई, जिससे रास्ते में विभिन्न आकारों के चमकीले गोलाकार धब्बे रह गए। जब हवा चलती थी तो ये धब्बे धीरे धीरे हिलते थे, जैसे शरद ऋतु के बुलबुले उड़ते हैं। उन्होंने कई स्मृति पत्थरों को इकट्ठा नहीं किया, लेकिन रास्ते में रोशनी ने काफी कुछ रंगीन मशरूम उठाए। उसने खुशी से कहा, अद्भुत। मैंने लंबे समय से सुना है कि ये मशरूम स्वादिष्ट होते हैं, लेकिन मैंने उन्हें पहले कभी खाने की हिम्मत नहीं की। वर्षा ने एक मशरूम उठाया, उसे सूंघा और गंभीरता से कहा, यह जहरीला है, आप इसे नहीं खा सकते। उसने उसे नीचे रख दिया और दूसरा उठाया। यह भी जहरीला है। और यह भी है। जहरीला, जहरीला, सभी जहरीला। रोशनी ने हंसते हुए उसे टोकते हुए कहा, चिंता मत करो, मेरी अपनी चतुर योजना है। मकर सिंह अपने कमरे में ध्यान कर रहे थे कि अचानक उन्हें किसी के खिड़की पर दस्तक सुनाई दी। वह खिड़की के पास गया, उसे खोला और देखा कि 3 लड़कियां बाहर भीड़ में हैं, खिड़की में अपना सिर डाल रही हैं। वे वास्तव में अपनी गर्दन फैलाने वाले छोटे पक्षियों के घोंसले की तरह लग रहे थे। कुछ हैरान होकर उसने पूछा, यह क्या है? हे। रोशनी पहले नहीं बोली, बस मुस्कुराई। मकर सिंह को तुरंत पता चल गया कि वह अच्छी नहीं है। रोशनी ने उम्मीद से उसकी ओर देखा। मकर सिंह, क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं? किस तरह की मदद? पहले बाहर आओ। मकर सिंह अपने कमरे से बाहर चले गए। रोशनी ने उसे आंगन के बाहर इशारा किया और वे गुलाबी बादलों के एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। तब रोशनी ने अपना उद्देश्य समझाया। यह सुनने पर मकर सिंह को पता चला कि वह चाहती है कि वह जहरीले मशरूम खाने की निगरानी करे, और अगर वे जहर से मरने वाले थे तो उन्हें बचाने के लिए उसे परेशान करने की आवश्यकता होगी। इस तरह के बेटों के दिमाग में ऐसा विचार आएगा? वह थोड़ा उत्सुक भी था, इन मशरूमों की अपील कितनी महान थी कि उन्हें बिल्कुल खाना पड़ा। मकर सिंह ने पूछा, क्या आपकी बड़ी बहन को पता है कि आप इतने लापरवाह हैं? रोशनी ने धीरे से कहा, अगर आप मेरी बड़ी बहन के सामने गपशप करते हैं तो मैं अपनी बड़ी बहन के सामने भी गपशप कर सकती हूँ। बढ़िया, अब वह उसे धमकी दे रही थी। वर्षा को एक बर्तन, कटोरे और चॉपस्टिक के कई सेट मिले और वह कुछ जलाऊ लकड़ी लेकर आई। उन्होंने बड़े मेपल के पेड़ के नीचे बर्तन स्थापित किया। शीरुइबिन घर से शराब का एक बर्तन और कई वाइन कप लेकर आए। बिरजू और दामू मूल रूप से शीरुइबिन को ढूंढना चाहते थे, लेकिन जब वे बाहर आए तो उन्हें पता चला कि वह उनके दरवाजे पर थी, इसलिए वे खुश थे और दोनों भाई एक साथ आ गए। सभी आगंतुकों का स्वागत किया गया। रोशनी ने उदारतापूर्वक मशरूम सूप का एक बड़ा बर्तन पकाया। मकर सिंह ने बर्तन में नजर डाली और देखा कि बैंगनी रंग का नीला शोरबा जिसमें रंग बिरंगे मशरूम तैरते हैं, जैसे शैतानों द्वारा पीसा गया जहर। उसे विश्वास नहीं था कि यह चीज खाने योग्य है। 1/4 घंटे के बाद वे 5 लोग बर्तन के चारों ओर बैठे, मशरूम खाते हुए और शराब पीते हुए, हंसते और बातें करते हुए। 2/4 घंटे के बाद वे जमीन पर रेंगने लगे।
मकर सिंह ने अपनी बाहों को पार किया और मेपल के पेड़ के नीचे खड़ा हो गया, भावहीन होकर पूरे जमीन पर रेंगने वाले लोगों को देख रहा था। कोई खरगोश की तरह कूदना सीख रहा था, कोई बिल्ली की तरह चलना सीख रहा था और कोई मछली की तरह तैरना सीख रहा था। हर कोई अपने आप में बड़बड़ा रहा था। यह दृश्य कुछ हद तक एक दुष्ट परमेश्वर के विश्वासियों की सभा जैसा था। मकर सिंह ने उन्हें इतनी जल्दी बचाने की योजना नहीं बनाई थी। चूंकि उन्हें मौत से प्यार करना पसंद था, इसलिए उनके लिए बेहतर था कि वे अपना सबक सीखें। दूर से दो लोग पास आए। एक नील प्रभा थी, उसके बगल में एक आदमी जो उससे थोड़ा छोटा था, जो हल्के हरे रंग के ताओवादी वस्त्र पहने हुए था। इस आदमी की कमर पर एक बहुत ही विशिष्ट थैली लटकी हुई थी, जो उसके कपड़ों के समान ही थी। यह विशिष्ट था क्योंकि उसकी थैली साधारण पाउच की तुलना में बहुत बड़ी थी। जब वे चले गए तो उस व्यक्ति ने नील प्रभा से कहा, नील, मैंने आज मुख्य बहन को क्यों नहीं देखा? वह कहाँ है? नील प्रभा ने कहा, तुम उससे क्या चाहती हो? क्या आपको पर्याप्त पीटा नहीं गया है? अगर वह मुझे पीटने वाली है तो मैं पीट पीट कर मार डालने को तैयार रहूंगा। नील प्रभा अवाक लग रही थी। क्या तुम बीमार हो? हाँ, मैं प्यार कर रहा हूं। वह वास्तव में सुंदर है। नील प्रभा ने अपना मुंह खोला। क्या आप जानते हैं कि वह कितनी साल की है? आह! क्या आप वरिष्ठता के बारे में बात करना चाहते हैं? वरिष्ठता के आधार पर आपको उसे आंटी कहना चाहिए, है ना? फिर भविष्य में मैं तुम्हें भाई कहूंगा और तुम मुझे चाचा कहो। नहीं, मेरा मतलब है उम्र से। अगर आप उसे दादी कहते हैं तो आप उसका फायदा उठा रहे होंगे। जब वे बात कर रहे थे तो उस आदमी ने अपना सिर घुमाया और देखा कि लोग दूर से इधर उधर रेंगत आ रहे हैं। वह चौंक गया। आह! नील प्रभा ने अधीरता से कहा, धैर्य, अब तुम्हें क्या हो गया है? धैर्य ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने नील प्रभा को पीछे छोड़ दिया और जल्दी से बड़े मेपल के पेड़ की ओर भागा। पहले शिरुइबिन की जांच करने के लिए नीचे झुक गया, जो पास में था, फिर उसके बगल में बिरजू की जांच की। फिर उसने बर्तन में शोरबा को देखा और जोर से कहा, अरे, यह जहर है। नील, किसी को जहर दिया गया है। नील प्रभा के हाव भाव बदल गए और वह भी भाग गई। बिरजू ने अचानक धैर्य पर झपट पड़ा, जो इतना डर गया था कि उसने जल्दी से संघर्ष किया। हालांकि बिरजू उससे कहीं अधिक मजबूत था और वह मुक्त नहीं हो सकता था। नील, मदद करो। मुझे पता है, चिल्लाना बंद करो। नहीं, पहले उन्हें मत बचाओ, पहले मुझे बचाओ। नील प्रभा चलने ही वाली थी कि अचानक उसका टखना पकड़ लिया गया। उसने अपने पैरों से किसी को धीमी आवाज में बुदबुदाते हुए, अजीब और समझ से बाहर की बातें कहते हुए सुना। आवाज से यह रोशनी थी। अगर यह बिरजू या दामू होता तो वह उन्हें तुरंत लात मारकर दूर कर देता, लेकिन रोशनी एक मेहमान थी और एक लड़की थी, इसलिए वह केवल नीचे झुक सकता था और धैर्यपूर्वक उसके हाथों को दूर कर सकता था। रोशनी मूल रूप से जमीन पर लेटी हुई थी, लेकिन अब उसकी चुभन से असहज, उसने अपनी पकड़ छोड़ दी और अनजाने में उसकी बाह पकड़ ली, फिर उसकी पीठ के बल लेटने के लिए लुढ़क गई। नील प्रभा को उसके ऊपर से नीचे खींच लिया गया था, लेकिन सौभाग्य से उसकी सजगता इतनी तेज थी कि उसने उसके दोनों ओर अपनी बाहों के साथ खुद को सहारा दिया। अब वे आमने सामने थे, इंच से अधिक की दूरी पर नहीं। मकर सिंह ने भौहें सिकोड़ लीं और उन्हें अलग करने के लिए चलने ही वाले थे कि अचानक उन्हें गुस्से में चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। तुम क्या कर रहे हो? यह पता चला कि काव्यायून ने बाहर हंगामा सुना था और उत्सुकता से देखने के लिए बाहर आ गया। जैसे ही वह बाहर आई, उसने मेपल के पेड़ के नीचे यह दृश्य देखा। नील प्रभा अपनी छोटी बहन के ऊपर लेटी हुई थी, ऐसा लग रहा था कि वह उसे चूमने वाला है। उसने हमेशा महसूस किया था कि उसकी छोटी बहन भोली थी और आसानी से तंग आ जाती थी। अब उसकी चिंता वास्तव में सच होती देखकर उसने महसूस किया कि उसके पैरों से सीधे उसके सिर के ऊपर तक क्रोध की लहर उठती है। बिना सोचे समझे उसने अपनी तलवार निकाल ली। 100 साल का दुख उसके म्यान से बाहर निकल रहा था, मूसलाधार रोष लेकर सीधे नील प्रभा के चेहरे पर प्रहार कर रहा था। नील प्रभा चकमा देने के लिए लुढ़क गई, लेकिन काव्यायून ने उसे जाने नहीं दिया।
अपने हमले को कदम दर कदम दबाया। उसने अपनी तलवार भी पकड़ ली, लेकिन उसे नहीं खींचा, केवल उसके आक्रामक को रोकने के लिए म्यान का उपयोग किया। काव्या यून की तलवार का इरादा आक्रामक और दबाव वाला था। वह बाएं और दाएं चकमा देता रहा, और सबसे खतरनाक चाल में तलवार क्यूई ने उसके गाल को छू लिया क्योंकि वह मुश्किल से इससे बच रहा था। उसकी आंखों को ढकने वाला रेशम तलवार क्यूई से कट गया और नीचे फड़फड़ाया। नील प्रभा कदम दर कदम पीछे हट गई, अंत में बड़े मेपल के पेड़ के खिलाफ मजबूर हो गई। काव्या यून ने अपनी तलवार को उल्टा पकड़ लिया और उसे अपनी गर्दन पर रख लिया। अचानक उसे मकर सिंह की आवाज सुनाई दी। काव्या यून, यह एक गलतफहमी है। उफनते समुद्र की तरह उबलता हुआ खून आखिरकार कम हो गया। काव्या यून की हत्या का इरादा पूरी तरह से गायब हो गया। ऊपर देखकर वह दंग रह गई। नील प्रभा ने स्पष्ट, चमकदार आंखों की एक जोड़ी खोली और मुस्कुराते हुए उसकी ओर देख रही थी। तुम बहुत उग्र हो, उन्होंने कहा। बिल्लियां और कुत्ते उसकी एक जोड़ी खूबसूरत आंखें थीं। संकीर्ण दोहरी पलकें, आंखों के कोने थोड़े ऊपर की ओर मुड़े हुए, लंबी पलकें जो बिना ज्यादा कर्ल के सीधे खड़ी होती हैं, जैसे घनी पाइन सुइयों की दो पंक्तियां। उसकी पुतलियां अलग अलग काले और सफेद रंग के साथ साफ और स्पष्ट थीं, और जब वह मुस्कुराता था तो उसकी आंखों में नरम वसंत हवाएं लहराती हुई लग रही थीं। काव्या यून ने अपनी तलवार म्यान की और कुछ भ्रम के साथ इन आंखों को देखा। आपका। नील प्रभा ने एक भौं उठाई और अपनी उंगली अपने होठों पर उठाई। शशा। काव्या यूं को अपना मुंह बंद करना पड़ा। उसने अपनी टकटकी घुमाई और चारों ओर देखा। इससे पहले उसने केवल यह देखा था कि उसकी छोटी बहन को धमकाया जा रहा था, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि पेड़ के नीचे बहुत सारे लोग थे। मकर सिंह को छोड़कर अन्य या तो लेटे हुए थे या बैठे थे, पूरे मैदान में बिखरे हुए थे। सबसे हास्यास्पद बिरजू था, जो एक आदमी को गले लगा रहा था, चेहरे को चेहरे से दबा रहा था, एक दूसरे के खिलाफ गहराई से रगड़ रहा था, फिर उस आदमी के गाल पर एक जोर से चुंबन दिया। उस आदमी ने आंसू भरी आंखों से पुकारा, मुख्य बहन, मैं अब शुद्ध नहीं हूं। काव्या यूं, बकवास करना बंद करो। नील प्रभा दोनों को अलग करने के लिए चली गई, फिर बर्तन की ओर इशारा किया और काव्या यूं से कहा, उन्होंने जहरीले मशरूम खाए होंगे और तोजाकुन से मतिभ्रम कर रहे थे। काव्या यूं ने मकर सिंह की ओर देखा, जिसने संक्षेप में बताया कि क्या हुआ था। यह सुनने के बाद काव्या यून ने मिश्रित हंसी और आंसुओं के साथ कहा, यह कुछ ऐसा है जो रोशनी करेगी। उसने रोशनी को पकड़ लिया, जो अभी भी कुछ ही दूरी पर जमीन पर तैरने का अभ्यास कर रही थी, उसे एक हाथ से पकड़ लिया, फिर उस आदमी की ओर देखा जिसे अभी अभी बिरजू ने छेड़छाड़ की थी। वह आदमी अपने चेहरे को अतिरंजित बल के साथ रूमाल से पोंछ रहा था, अपने मूल रूप से गोरे चेहरे को लाल रगड़ रहा था। काव्या यूं ने पूछा, क्या उसने भी कुछ खाया? नील प्रभा ने जवाब दिया, उसने कुछ भी नहीं खाया। शुरू में उनका दिमाग सामान्य नहीं था। अरे अरे अरे, आप वास्तव में कुत्ते के मुंह से हाथीदांत नहीं थूक सकते। धैर्य जमीन से उठ खड़ा हुआ, काव्या यून के पास गया और मुस्कुराया। मैं धैर्य हूं। काव्या यूं ने सिर हिलाया। मुझे काव्या यूं कहा जाता है। मैं तुम्हारा नाम जानता हूं। नील ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया। उन्होंने कहा कि आप एक बहुत ही खास महिला हैं। नील प्रभा का चेहरा उसके बड़े मुंह से थोड़ा लाल हो गया और वह सूखी खांसने लगा। चुप रहो और डिटोक्सिफिकेशन के साथ जल्दी करो। मकर सिंह एक तरफ खड़ा था, काव्या यून को देख रहा था, फिर नील प्रभा को देख रहा था, उसके मुंह का कोना एक मजाकिया चाप में खींच रहा था। धैर्य ने अपनी कमर से बड़ी थैली को खोल दिया, जो एक दवा की थैली निकला। उसने थैली से चांदी की सुइयां ली और उल्टी को प्रेरित करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के निगुआन एक्यूपॉइंट को चुभाया, फिर काव्या यून और अन्य लोगों को वितरित करने के लिए डिटोजाकुफिकेशन गोलियां निकाली। काव्या यूं को पता था कि धैर्य 100 हर्ब्स वैली से है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से उसके चिकित्सा कौशल पर भरोसा करती थी। हालांकि वह कुछ चिंतित थी, यह नहीं जानती कि उसकी छोटी बहन कितने समय से जहरीले मशरूम खा रही थी और क्या उपचार समय पर पर्याप्त था। रोशनी को डिटोजाकुफिकेशन गोली खिलाने और रोशनी के मुंह से गंदगी साफ करने के बाद उसने चिंतित होकर कहा, उन्हें कब से जहर दिया गया है?
क्या उनका दिमाग पहले से ही क्षतिग्रस्त हो सकता है? मकर सिंह, जिसने अभी अभी शिरुइबिन को दवा देना समाप्त किया था, ने उसकी बातें सुनी और निर्णायक रूप से अपना सिर हिलाया। नहीं। काव्यायु ने उसकी ओर देखा। मकर सिंह, उनके पास शुरू करने के लिए कोई दिमाग नहीं था। काव्यायु, यह सही समझ में आया। डेटोजाकुफिकेशन की गोलियां लेने के बाद उन लोगों ने इधर उधर घूमना बंद कर दिया और बड़े मेपल के पेड़ के चारों ओर एक घेरे में बैठ गए, जो ट्रंक के खिलाफ पीठ कर रहे थे। हवा चली और उग्र लाल मेपल के पत्ते बिखर गए और गिर गए। मकर सिंह काव्यायु के पास खड़ा था, कुशलता से उसके कंधे से गिरे हुए पत्तों को हटा रहा था। उसने लाल पत्ते को 2 अंगुलियों के बीच दबाया, एक पल के लिए झिझका और अंत में उसे फेंक नहीं दिया, बल्कि उसे अपनी आस्तीन में डाल दिया। काव्यायून रोशनी को घूर रही थी और उसने उसकी हरकत पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद रोशनी की पलकें हिल गईं, फिर धीरे धीरे उसकी आंखें खुली। उसने पलकें झपकाईं और उसकी खाली आंखें ध्यान केंद्रित करने लगीं। उसने काव्यायु की ओर देखा और देखा कि उसकी बड़ी बहन एक अप्रिय अभिव्यक्ति के साथ उस पर भौहें चढ़ा रही है। तो उसने कुछ उलझन में पूछा, वरिष्ठ बहन, क्या गलत है? काव्यायून का चेहरा काला पड़ गया। आप वास्तव में बोल्ड हैं। क्या जहरीले मशरूम का स्वाद अच्छा था? रोशनी को याद आया कि होश खोने से पहले क्या हुआ था। उसने गंभीरता से स्वाद को याद किया और सिर हिलाया। बुरा नहीं, बहुत ताजा और स्वादिष्ट। काव्यायून ने उसे तलवार के म्यान से मारने का नाटक किया और रोशनी ने डर के मारे अपनी गर्दन सिकोड़ ली। तलवार म्यान ऊंचा उठाया गया था लेकिन धीरे से गिर गया, केवल उसके बालों के बन को थपथपा रहा था। काव्यायु को इस तरह देखकर नीलप्रभा मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। धैर्य उसके पास खड़ा हो गया, उसे अपनी बाह से टक्कर मार दी और फुसफुसाया, आपके पास अभी भी मेरी आलोचना करने के लिए चेहरा है? देखो, तुम्हारी लार लगभग 2 फीट लंबी है। चुप रहो। अरे भाई, मुझे अंकल इनलार कहो और मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि सुंदर लड़कियों का दिल कैसे जीतना है। इसके बारे में क्या ख्याल है? नीलप्रभा ने उपहास किया और उसे तिरछी नजर से देखा। यदि आपके पास ऐसे तरीके हैं, तो आप उन्हें स्वयं उपयोग क्यों नहीं करते? धैर्य ने हाथ फैलाए, मेरे तरीके सुंदर लड़कियों का दिल जीतने के लिए हैं, लेकिन मुखिया एक बहुत बड़ी बहन है। नीलप्रभा उससे निपटने के लिए बहुत आलसी थी। इस तरफ काव्यायु ने रोशनी की बेशर्म उपस्थिति को देखा और बेपसी से कहा, जूनियर सिस्टर, अधिक सावधान रहो। हे। रोशनी ने अपना सिर खुजलाया। काव्यायु ने रोशनी की मदद की और धैर्य के पास चली गई, बहुत बहुत धन्यवाद। रोशनी ने अपने हाथों को पकड़ लिया और धैर्य को एक लंबा धनुष दिया, बार बार धन्यवाद कहा। धैर्य ने हाथ लहराया। यह एक छोटी सी बात है, इसके बारे में चिंता मत करो। भविष्य में चीजों को बेतरतीब ढंग से न खाएं। हालांकि काश्तकारों के पास आम लोगों की तुलना में बहुत बेहतर संविधान है, वे सभी जहरों से प्रतिरक्षित नहीं हैं। रोशनी ने सहमति में सिर हिलाया। काव्यायु ने नीलप्रभा की आंखों को देखने के लिए अपनी निगाहें थोड़ी सी घुमाईं और बाद वाला भी उसे देख रहा था। जब उनकी आंखें मिलीं, तो काव्यायु ने दूसरी ओर देखा और धैर्य से पूछा, क्या तुमने उसे भी ठीक करें? धैर्य स्वाभाविक रूप से जानता था कि वह नीलप्रभा की आंखों की ओर इशारा कर रही थी। उसने अपनी ठुड्डी उठाई और मुस्कुराया। बेशक। फिर उसने अचानक अपना मुंह ढकने के लिए रहस्यमय तरीके से अपना हाथ उठाया और फुसफुसाया, पहली बार जब मैंने उसे देखा, तो मुझे लगा कि उसके जैसे किसी व्यक्ति का अंधा होना बहुत अफसोस की बात है। काव्यायु, मुझे बताओ। उसने नीलप्रभा की दिशा में देखा। क्या उसकी आंखें अच्छी दिखती हैं? इस समय नीलप्रभा धैर्य के बाईं ओर खड़ी थी, लेकिन धैर्य का हाथ उसके मुंह के दाहिनी ओर था, इसलिए हालांकि उसने अपनी आवाज कम कर दी, फिर भी नीलप्रभा ने उसकी बात सुनी। तब नीलप्रभा ने काव्यायु को बेहोश होकर मम कहते हुए सुना। मकर सिंह ने अचानक एक हल्की हंसी छोड़ दी। अन्य लोग मदद नहीं कर सके लेकिन उसे देखा और देखा कि उसकी अभिव्यक्ति काफी व्यंग्यात्मक थी। चलो चलते हैं घर वापस, उसने कहा, फिर उनकी ओर देखे बिना दूर चला गया। रोशनी चौंक गई। आह!
हम वापस जाने की इतनी जल्दी में क्यों हैं? उसने अभी तक अपने हितैषी का नाम भी नहीं पूछा था, यह जांचने के लिए कि क्या आपके मस्तिष्क को जहर दिया गया है। यह पहली बार था जब रोशनी को मकर सिंह ने देखा था। उसने अपनी जीभ बाहर निकाली और काव्यायून की ओर देखा, मुंह से कहा, क्या वह बीमार है? जब तीनों अपने छोटे से आंगन में लौटे तो मकर सिंह ने पीछे मुड़कर देखा तो देखा कि वर्षा भी जाग गई थी और बात कर रही थी। लेकिन नीलप्रभा उसकी ओर नहीं देख रही थी, इसके बजाय वह उनके आंगन की ओर देख रहा था। मकर सिंह ने जोर से गेट बंद कर दिया। दरवाजा बंद करने की तेज आवाज ने आर्य सुमेधा और सीली को घर के अंदर परेशान कर दिया। दोनों उत्सुकता से बाहर आए और आर्य सुमेधा ने पूछा, क्या हुआ? काव्यायून ने जहरीले मशरूम के साथ रोशिनी की चुनौती को एक हताश अभिव्यक्ति के साथ समझाया। सीली और आर्य सुमेधा ने सुनते हुए बार बार भौहें सिकोड़ ली। सीली ने डांटा, बेवकूफ, जहर ने तुम्हें क्यों नहीं मारा? रोशनी को शायद उसके द्वारा डांटने की आदत थी, और चूंकि वह वास्तव में इस बार गलत थी, इसलिए उसे गुस्सा नहीं आया। उसने बस अपने कूल्हों पर हाथ रखा और मुस्कुराई। अगर मैं मर गया, छोटी बिल्ली, तो क्या तुम आंसू बहाओगे? बकवास। अगर कोई बिल्ली और कुत्ते मर जाते हैं तो क्या मैं आंसू बहा सकता हूं? वाह, तुम खुद बिल्ली और कुत्ता हो। आर्य सुमेधा ने रोशनी को अंगूठा दिया। आप सबसे साहसी व्यक्ति हैं जिनसे मैं कभी मिला हूं। वास्तव में अपनी लालसा को संतुष्ट करने के लिए जहरीले मशरूम खा रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि सामान घातक हो सकता है? क्या मकर सिंह यहां नहीं है? यह सच है, लेकिन क्या आप असहज महसूस नहीं करते थे? आपके पेट में बहुत दर्द हुआ होगा। रोशनी ने गंभीरता से याद किया और अपना सिर हिलाया। इससे कोई चोट नहीं लगी, और मशरूम खाने के बाद मैंने एक बहुत ही दिलचस्प सपना देखा। क्या सपना? रोशनी ने अपनी तर्जनी से अपनी ठुड्डी को हल्के से खुजलाया। मैंने सपना देखा कि मैं पानी में तैर रही थी और मास्टर किनारे पर खड़े होकर मेरे मुंह में चिकन के पैर फेंक रहे थे। मैं चिकन लेग्स खाना चाहता था, लेकिन थोड़ा अजीब भी था, जैसे मैं किसी का इंतजार कर रहा था। काव्यायून ने भौहें उठाईं और पूछा, किसका इंतजार कर रहा हूं? रोशनी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, निश्चित रूप से आपका इंतजार कर रहा हूं, बड़ी बहन। काव्यायूं भी उससे खुश थी। ऐसा लगता है कि आपके मस्तिष्क को जहर नहीं दिया गया था। पेपर बटरफ्लाई। हालांकि शिनले घाटी में रात की निगरानी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, काव्यायून ने आदत बना ली थी, इसलिए वह अभी भी रात में केवल 2 घंटे सोती थी और आधी रात को समय पर उठती थी। कमरा घुप काला था, सफेद खिड़की की धुंध से केवल हल्की रोशनी रिस रही थी। बाहर शरद ऋतु की हवा ने पत्तियों को सरसराहट की आवाज के साथ हिलाया, और मीपल के पत्ते बिखरी हुई बारिश की बूंदों की तरह नरम थपथपाने की आवाज के साथ छत पर गिर गए। उसके बगल में रोशनी की सांस उतनी लंबी और स्थिर नहीं थी जितनी कि जब वह आमतौर पर गहरी सोती थी। काव्यायूं ने धीरे से पुकारा, जूनियर सिस्टर। बड़ी बहन, तुम जाग रही हो। वह वास्तव में सो नहीं रही थी। तुम सो क्यों नहीं रहे हो? मुझे नहीं पता, शायद जहरीले मशरूम ने वास्तव में दिन के दौरान मेरे मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाया। मुझे वास्तव में नींद नहीं आ रही है। काव्यायूं उठ बैठी और खिड़की खोली। हवा पीली चांदनी और रात की सूखी, शांत सांसों में ले गई। वह खिड़की के पास पालथी मारकर बैठ गई और बोली, चूंकि तुम सो नहीं सकते, तो तुम मेरे साथ ध्यान और अभ्यास क्यों नहीं करते? रोशनी ने हेम किया और हॉट किया, पलट गया और अपनी तरफ लेट गई। अपनी ठुड्डी को अपने हाथ से सहारा देते हुए उसने उसकी ओर देखा, विषय बदलते हुए, वरिष्ठ बहन, आप अपने अगले जीवन में पुनर्जन्म क्या लेना चाहेंगी? आप अचानक ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हैं? यह सिर्फ मेरे साथ हुआ। सीनियर काले अपने अगले जन्म में एक छोटा कुत्ता बनना चाहती है, सिस्टर मुयू अपने अगले जन्म में एक छोटी सी पक्षी बनना चाहती है, और सिस्टर रुइबिन अपने अगले जन्म में गिलहरी बनना चाहती है। आप क्या बनना चाहते हैं? रोशनी हंसे, मैं एक छोटा स्वर बनना चाहता हूं। अपनी आंखें खोलो और खाओ, अपनी आंखें बंद करो और सो जाओ। फिर भुना हुआ सुअर का मांस में बदल जाओ। रोशनी ने एक पल के लिए दम तोड़ दिया और जल्दी से कहा, तब मैं स्वर नहीं बनूंगा।
मैं इसके बजाय एक छोटा खरगोश बनूंगा। छोटे खरगोश बहुत प्यारे होते हैं। ठीक है, तो एक शिकारी द्वारा एक तीर के साथ सिर के माध्यम से गोली मार दी जाती है। सूखे खरगोश के मांस में बनाने के लिए घर ले जाया जाता है और फर एक प्यारी टोपी बना सकता है। यह स्वर होने से थोड़ा बेहतर है। नहीं नहीं नहीं, मैं अब खरगोश नहीं बनूंगा। मैं एक छोटी बिल्ली बनूंगा। यह ठीक होना चाहिए, है ना? बुरा भी नहीं है। एक बात को छोड़कर, यदि आप चूहों को नहीं खाते हैं तो आप भूखे मर जाएंगे। आह! रोशनी बिस्तर पर जोर से गिर गई। उसने अपना चेहरा ढकने के लिए अपना तकिया पकड़ लिया और हताशा में अपने पैरों पर लात मारी। उसकी दबी हुई आवाज तकिए के नीचे से आई। बड़ी बहन, तुम बहुत मतलबी हो। काव्यायु ने हंसते हुए कहा, जूनियर सिस्टर, बस एक व्यक्ति बनो। छोटी बिल्ली या छोटा सुअर क्यों बने? जब देवी नुवा ने इंसानों को ढाला था तो उन्होंने लोगों को ढाला। क्या उसने कभी छोटी बिल्लियों या छोटे सुअरों को ढाला है? ठीक है, रोशनी ने अपना तकिया हटा दिया और मुस्कुराते हुए कहा, फिर हमारे अगले जन्म में हम अभी भी साथी शिष्य और बहनें रहेंगे। नहीं, हम सगी बहनें होंगी। यह सहमत है, अगली बार बड़ी बहन बनने की मेरी बारी है। यह बोलते हुए काव्यायु को अचानक वरिष्ठ और कनिष्ठ बहनों के बारे में कुछ याद आया। अमर संप्रदायों में वरिष्ठता हमेशा इस बात से निर्धारित होती थी कि कौन पहले प्रवेश कर गया था, उम्र के आधार पर नहीं। इसलिए तार्किक रूप से, चूंकि वह उस समय रोशनी की तुलना में बाद में प्रवेश कर चुकी थी, इसलिए उसे रोशनी को वरिष्ठ बहन कहना चाहिए था। उनके मालिक की यादों के अनुसार, उन्होंने तुरंत देखा था कि काव्यायुन रोशनी की तुलना में अधिक विश्वसनीय थी, इसलिए उन्होंने निर्णायक रूप से काव्यायुन को बड़ी बहन बनाने की व्यवस्था की। बाद में, जैसा कि बूढ़े आदमी की उम्मीद थी, रोशनी वास्तव में कभी-कभी वास्तव में अविश्वसनीय थी। रोशनी ने जारी रखा, वरिष्ठ बहन, क्या आपको लगता है कि सीली ने कभी चूहों को खाया है? यह देखकर कि उसकी बड़ी बहन ने कोई जवाब नहीं दिया, उसने खुद से कहा, अगर आप मुझसे पूछें, तो वह निश्चित रूप से है। वह पैदा होने के क्षण से ही खेती नहीं कर सकता था, है ना? जब उसकी आध्यात्मिक बुद्धि नहीं जागृत होती तो वह क्या खाएगा? बेशक, यह कहना मुश्किल है, शायद उसे किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा सावधानी से और सावधानीपूर्वक उठाया गया था जो उसे चूहों को पकड़ने के लिए सहन नहीं कर सकता था। लेकिन यह भी सही नहीं है। अगर उसे लोगों ने प्यार से पाला होता, तो वह इतना छोटा और पतला नहीं हो सकता था, है ना? वह शायद एक आवारा बिल्ली के रूप में पैदा हुआ था जिसे पर्याप्त भोजन नहीं मिल रहा था। जब वह अपना पेट भी नहीं खा सकता था, तब भी क्या वह चूहों के बारे में पसंद करेगा? बेचारी छोटी बिल्ली। काव्यायुन ने बस ध्यान करना बंद कर दिया और खिड़की के खिलाफ झुक गई, अपनी छोटी बहन की बकबक सुनती रही। उसने एक हाथ से खिड़की दासा पर खुद का समर्थन किया और मीपल के पेड़ के मुकुट में लटके अर्धचंद्राकार चंद्रमा को देखा। बड़ी बहन? बड़ी बहन? आप किस बारे में सोच रहे हैं? काव्यायुं की टकटकी रात के आकाश से होकर गुजरी और एक ट्रांस में उसने उन खूबसूरत आंखों को फिर से देखा। नील प्रभा स्पष्ट रूप से जानती थी कि अंधापन एक गोत्र का नियम है, फिर भी उसने धैर्य को अपनी आंखों को ठीक करने की अनुमति दी। शेनले घाटी लौटने के बाद वह इस मामले को हमेशा से छुपा रहा था। उसने महसूस किया कि वह शेनले कबीले के बीच एक विद्रोही था। काव्यायुन ने सोचा था कि शेनले घाटी में ऐसे अन्य लोग भी हो सकते हैं जो किगुआंगजी के मामले के बारे में जानते थे। कम से कम दादी बहन को तो पता होना चाहिए, लेकिन ईशानी के आदेशों के कारण शेनले कबीले में हर कोई अमर मामलों के बारे में चुप रहा, जिससे उसे उनसे संपर्क करने का कोई रास्ता नहीं मिला। तो क्या विद्रोही नील प्रभा एक सफलता बिंदु बन सकती है? कोई बात नहीं, यह कम से कम कोशिश करने लायक एक आशा थी। लेकिन उसे उसके पास कैसे जाना चाहिए, उसकी परीक्षा लेनी चाहिए और उसे कैसे मनाना चाहिए? इससे पहले कि काव्यायुं ने यह पता लगाया कि नील प्रभा से कैसे संपर्क किया जाए, वह पहले उसे खोजने आया था। उस सुबह उसने कुछ समय के लिए मेपल के पेड़ के नीचे तलवार की तकनीक का अभ्यास किया था। सूरज अभी मुश्किल से निकला था और सुबह की हवा में चाय की पत्तियों के समान एक ताजा, थोड़ी कड़वी खुशबू आ रही थी, वह मेपल के पत्तों की गंध थी। तलवार तकनीकों का एक सेट पूरा करने के बाद
उसने महसूस किया कि उसकी मांसपेशियां और हड्डियां सुखद रूप से खिंच रही हैं और उसका दिल तरोताज़ा महसूस कर रहा है। जैसे ही उसने अपनी तलवार म्यान की, उसने अचानक मेपल के पेड़ में हलचल सुनी, जैसे कि शाखाओं और पत्तियों के माध्यम से किसी छोटे जानवर के चढ़ने की आवाज़। काव्यायु ने ऊपर देखा और मदद नहीं कर सका, लेकिन चौंक गया। मेपल के पेड़ से फैली एक हाथ मोटी शाखा पर एक छोटा बंदर लटका हुआ था। इस छोटे बंदर ने अपनी पूंछ को शाखा के चारों ओर लपेट लिया था और अपने पूरे शरीर के साथ उल्टा लटका हुआ था। इसने अजीब तरह से एक हाथ को अपनी पीठ के पीछे रखा, चाहे वह खुजली कर रहा हो या कुछ और कर रहा हो, यह स्पष्ट नहीं था। उसे ऊपर देखकर छोटे बंदर ने उसकी ओर देखा और मानव जैसी मुस्कान में मुस्कुराया। काव्यायु को यह मनोरंजक लगा और वह हंसी, तुम छोटी सी बात, तुम कहाँ से आए हो? छोटे बंदर का हाथ जो उसकी पीठ के पीछे था, अचानक आगे बढ़ा, ताजे फूलों का एक गुच्छा पकड़कर उसे पेश किया। काव्यायु कुछ आश्चर्यचकित हुई, मेरे लिए? उसने फिर से पलक झपकाई और फूलों ने उसकी पकड़ छोड़ दी, उसकी ओर फेंक दिया। काव्यायु को अपने हाथों में फूलों को पकड़ते देखकर छोटा बंदर फुर्ती से पलट गया और पेड़ पर वापस चढ़ गया, कुछ चालों में शाखाओं और पत्तियों में कूद गया, फिर कहीं नहीं मिला। सरसराहट की आवाज के बाद मेपल के पेड़ के नीचे सन्नाटा लौट आया, केवल शाखाओं और पत्तियों को हिलाने वाली हवा की आवाज छोड़ दी। काव्यायु ने फूलों के गुलदस्ते को देखा। इसमें 7 या 8 सफेद होस्टा फूल और 5 या 6 नारंगी लाल जंगली गुलदाउदी शामिल थे, जो पत्तियों और फूलों के साथ पूर्ण थे। एक समृद्ध सुगंध और ओस की बूंदों के साथ काफी बड़ा गुच्छा अभी भी उनसे चिपके हुए थे। उनकी ताजगी से ऐसा लगता है कि उन्हें अभी अभी उठाया गया है। फूलों के बीच फूलों के कागज से मुड़ी हुई एक पेपर तितली थी। इस समय कागज की तितली ने काव्यायु को पहचान लिया, उसके पंख कांप रहे थे और वह धीरे धीरे फूलों के बीच से उठ गई, अपने पंख फड़फड़ाते हुए, और उसकी आंखों के सामने मंडरा रही थी। तभी कागज की तितली से नील प्रभा की आवाज आई, मैं खेती के लिए एक अच्छी जगह जानता हूं। कागज की तितली के बाद काव्यायु उत्तर की ओर एक कोमल ढलान पर आ गई। वास्तव में यहां फूलों का समुद्र था। होस्टा फूलों की एक पूरी पहाड़ी, कौन जानता था कि वे कितने वर्षों से बढ़ रहे थे। चौड़ी हरी भरी पत्तियों के ऊपर सफेद फूलों के तार खड़े थे, बर्फीली मुद्रा और बर्फीली आत्माओं के साथ, सुरुचिपूर्ण और सुंदर, सुगंधित सुगंध के साथ हर जगह फैल रहे थे। जब हवा गुजरी तो फूलों की शाखाएं जेड लहरों की तरह लहराती थीं। वे यौवन की ईमानदारी की तरह तीव्रता से खिलते थे और खुले तौर पर सुगंधित होते थे। फूलों के समुद्र में खड़े होकर काव्यायु ने चारों ओर देखा और एक नज़र में शिनले घाटी के सभी शानदार शरद ऋतु के रंगों को देख सकता था। उसने एक गहरी सांस ली, अपने फेफड़ों से बहने वाली फूलों की खुशबू को महसूस करते हुए। उसकी आत्मा उसके सामने के सुंदर दृश्यों से प्रसन्न हुई। उसने अपना हाथ उठाया और कागज की तितली उसकी उंगलियों पर गिर गई। क्या आपको यह जगह पसंद है? नील प्रभा की आवाज आई। लेकिन यह पेपर बटरफ्लाई से नहीं आया था। काव्यायु ने मुड़कर देखा कि नील प्रभा एक किन पकड़े हुए फूलों के बीच खड़ी थी, उसकी चमकीली आंखें उसे घूर रही थी। काव्यायु की टकटकी एक झुमके पर चली गई जो उसके दाहिने कान के लोब पर दिखाई दी थी। एक अनियमित आकार के ऑब्सीडियन पत्थर को हल्के सुनहरे पंख से सजाया गया था, कठोर और हल्का दोनों, सद्भाव की एक सूक्ष्म भावना पैदा करते हुए। उसकी निगाहों को देखते हुए नील प्रभा ने अपने चेहरे को थोड़ा झुका दिया ताकि वह और अधिक स्पष्ट रूप से देख सके। उसने पूछा, क्या यह अच्छा लग रहा है? काव्यायु ने मिमी ध्वनि बनाई। पुरुषों को झुमके पहने हुए देखना आम बात नहीं थी, लेकिन यह बाली वास्तव में उस पर अच्छी तरह से सूट करती थी। उनके बीच अचानक सन्नाटा छा गया। हवा फूलों की खुशबू को उनके बीच की जगह से ले गई और अजीबता नामक एक भावना चुपचाप फैल गई। इसी समय उस ऑब्सीडियन पत्थर से एक आवाज आई जो अत्यंत धीमे स्वर में बोल रही थी, जिसे केवल नील प्रभा ही सुन सकती थी, निराशा के स्वर में। भाई, आपकी अभिव्यक्ति वास्तव में ऐसी लगती है जैसे आपको एक भालू दानव द्वारा छेड़छाड़ की जा रही है। क्या आप मुस्कुरा नहीं सकते? नील प्रभा का मुंह फड़क गया क्योंकि उसने सोचा, तुम इतनी दूर से मेरे हाव भाव कैसे देख सकते हो? दरअसल यह बाली वास्तव में एक छोटा जादुई खजाना था।
जबकि दूसरों के जादुई खजाने 1000 ली में ध्वनि संचारित कर सकते थे, यह जल्दबाजी में बनाया गया था और केवल 100 की विषम झांग में ध्वनि संचारित कर सकता था। तो इसी समय धैर्य 100 झांग दूर एक बर्च के पेड़ में छिप गया था, गुप्त रूप से नीलप्रभा के कार्यों का मार्गदर्शन कर रहा था। मुझे पता होना चाहिए था कि आप इतने निराश होंगे। मैं आपके शरीर पर भी कब्जा कर सकता हूं और इस मामले को खुद संभाल सकता हूं, उसके शब्द वास्तव में पिटाई के लिए कह रहे थे। नीलप्रभा को नहीं लगता था कि खुद में कुछ गलत है। जब कोई व्यक्ति अपनी पसंद की लड़की का गंभीरता से पीछा करना शुरू कर देता है, तो क्या उसे बहुत तुच्छ दिखने से बचना नहीं चाहिए? हाँ, उसे काव्या यूं पसंद थी। सबसे पहले उसने इस महिला के बारे में केवल जिज्ञासा और खोजी विचार रखे थे, लेकिन उस दिन जब उसने अपनी तलवार से अपनी आंखों का मुखौटा हटा दिया और उसने उसका चेहरा देखा, स्वर्ग जानता है कि उस समय उसका दिल कितनी तेजी से धड़कता है। उसने पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। वह एक ऐसी भावना से अभिभूत था जो आनंदित और घबराई हुई दोनों थी, इतना कि वह अपनी अगली तलवार के हमले को चकमा देने में लगभग विफल रहा। आखिरकार उसे समझ में आ गया कि ईशानी उसकी परदादी होने के बावजूद धैर्य क्यों मोहित रहा। कोई भी वृत्ति का विरोध कैसे कर सकता है? वह कदम दर कदम पीछे हट गया था, उसका दिल पहले से ही पूरी तरह से अस्तव्यस्त था। उसने अपनी अतिप्रवाह भावनाओं को छिपाने के लिए सहज रूप से तुच्छ हंसी का इस्तेमाल किया, लेकिन शांत होने के बाद उसे लगा कि कुछ भी छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह बस किसी को पसंद करता था। पसंद करना इतनी अद्भुत बात थी, छिपाने के लिए क्या था? जब धैर्य ने उनसे पूछा कि क्या काव्यायूं के लिए उनकी भावनाओं को पहली नज़र में प्यार के रूप में गिना जाता है, तो नीलप्रभा जवाब नहीं दे सकी। उसे लगा कि शायद उसने उसे पहले भी आकर्षित किया था, लेकिन जब उसने उसे देखा तो यह आकर्षण स्पष्ट और अधिक तीव्र हो गया। किसी भी मामले में वह सिर्फ उसे पसंद करता था और उसे बताना चाहता था। वह जानता था कि मकर सिंह को काव्यायूं के प्रति कुछ स्वामित्व था, लेकिन तो क्या? उसके जैसी महिला के लिए कई लोगों के लिए उसे पसंद करना सामान्य होगा, है ना? उनमें से एक और क्यों नहीं हो सकता था? फिर नीलप्रभा ने एक गहरी सांस ली। होस्टा फूलों की परिचित सुगंध उसके फेफड़ों में प्रवेश कर गई और वह बोलने लगा, हम। लेकिन काव्यायूं ने उसी समय बात की, चलो बजाते हैं। जैसे ही वह बोली, उसने अपनी तलवार खींच ली। फिर ठीक है। खरुबा रंग। काव्यायूं का हमेशा से मानना था कि किसी व्यक्ति को समझने का सबसे सरल और सबसे प्रभावी तरीका तलवारबाजी है। उसका मुंह झूठ बोल सकता है, उसके हाव भाव धोखा दे सकते हैं, लेकिन उसकी तलवारबाजी कभी नकली नहीं हो सकती। नीलप्रभा का किन वर्षा के पैनपाइप से थोड़ा अलग था, उसका किन उसकी इच्छा के अनुसार आकार बदल सकता था। उस समय उसने किन को केवल आधा फुट लंबा कर दिया, उसे अपनी कमर से बांध लिया, फिर अपनी तलवार खींच ली। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। आओ। काव्यायूं ने उत्सुकता से पूछा, अपनी आंखें क्यों बंद करें? मुझे इसकी आदत है। उस समय सूर्य पूर्व दिशा में उग रहा था। चांदी का ब्लेड सूरज की रोशनी में चकाचौंध से चमक रहा था। काव्यायूं ने पूछा, आपकी तलवार का नाम क्या है? स्वप्निल। TL, अच्छा मीठा सपना। काव्यायूं मुस्कुराई, तो फिर मेरे 100 साल के दुख को अपने स्वप्निल का अनुभव करने दे। वह अपनी तलवार उठाकर आगे बढ़ी। वह भयंकर गति के साथ आई। नीलप्रभा के हाव भाव गंभीर हो गए। वह अन्य मामलों के लिए कोई विचार कैसे छोड़ सकते थे? दुर्भाग्य से धैर्य, वह बड़ा मुंह, उसके कान में बकबक करता रहा। भाई, क्या आप इसे संभाल सकते हैं? आप ऐसा लग रहा है कि आप इसे पूरी तरह से प्रबंधित नहीं कर सकते हैं। कोई रुको नहीं, यह सुंदर बहन बहुत दुर्जेय है। मेरा स्वर्ग केवल तलवारबाजी के आधार पर, यहां तक कि मेरे पिता भी उसे हराने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। आपके पास अच्छा स्वाद है। नीलप्रभा की तलवारबाजी साहसी और बेलगाम थी, जिसमें एक भावुक और उत्साही गुण था, जैसे भोर में उगता सूरज। काव्यायूं ने पहले कभी इस तरह के प्रतिद्वंद्वी का सामना नहीं किया था, इसलिए वह कई और चालों का आदान प्रदान करने से खुद को नहीं रोक सकती थी। यह तब तक नहीं था जब तक उसे एहसास नहीं हुआ कि नीलप्रभा ने पीछे हटने के मामूली संकेत दिखाए कि उसने अपना हाथ वापस ले लिया।
किसी अज्ञात कारण से उसके शरारती विचार फिर से उठे और उसने अपनी तलवार की नोक को उसके कान की ओर झटका दिया। नीलप्रभा को केवल अपने कान के पास से एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, फिर उसका कान का लोब खाली महसूस हुआ। उसने अचानक अपनी आंखें खोलकर देखा कि काव्यायून ने अपनी तलवार म्यान कर ली थी और मुस्कुरा रही थी क्योंकि उसने अपने झुमके को पकड़ा था, उसे हिलाते हुए। उसका दिल बेतहाशा धड़क रहा था, आधा घबराहट से, आधा क्योंकि उसे किसी ऐसे व्यक्ति ने चिढ़ाया था जिसे वह पसंद करता था। वह चुपचाप उसे देखता रहा, बार बार उसे पकड़ता रहा, जब तक कि वह अंत में यह कहने से खुद को रोक नहीं सका, क्या आप अक्सर लोगों को इस तरह चिढ़ाते हैं? किसी तरह जब उसने ये शब्द कहे तो उसके दिल में खटास का संकेत था। काव्यायून उसके सवाल से दंग रह गई। आह, इसे चिढ़ाने के रूप में गिना जाता है? नीलप्रभा चुपचाप चली गई, उसके हाथ से बाली ले ली और उसे अपने कान के लोब से फिर से जोड़ दिया। काली ऑब्सीडियन से फिर से धैर्य की शोरगुल वाली आवाज आई। यह बहन अविश्वसनीय है, मुझे मौत के घाट उतार दिया। नीलप्रभा, उस अभिव्यक्ति के साथ क्या है? क्या उसने आपको दिल भर के लिए पीटा? नीलप्रभा की भौहें फड़क गईं। उसने अपना सिर नीचे किया, अपने चेहरे के निचले आधे हिस्से को ढकने के लिए अपनी उंगलियों को फैलाया, अपने चेहरे को छूने का नाटक किया, फिर चुपचाप शाप दिया, खो जाओ। यह देखकर कि नीलप्रभा कुछ दुखी लग रही थी, काव्यायू ने अजीब तरह से उसकी नाक को छुआ और कहा, उस दिन की घटना के बारे में मैंने अभी तक आपसे माफी नहीं मांगी है। वह गलतफहमी का जिक्र कर रही थी जब उसे लगा कि वह रोशनी को धमका रहा है। नीलप्रभा ने सिर हिलाया, इतनी छोटी सी बात पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आपको केवल अपनी छोटी बहन की चिंता थी। यह मेरी माफी है। काव्यायू ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। उसने नीलप्रभा द्वारा उसकी आंखों को ढकने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रेशमी कपड़े को क्षतिग्रस्त कर दिया था, इसलिए तार्किक रूप से उसे एक और टुकड़े के साथ मुआवजा देना चाहिए। लेकिन काव्यायून के पास ऐसी चीजें नहीं थीं और शेनले घाटी में कोई रेशम की दुकान नहीं थी, जिससे इसे ढूंढना वास्तव में मुश्किल हो गया था। इस पर विचार करने के बाद काव्यायून ने माफी उपहार के रूप में अपने संग्रह से एक सुंदर रत्न का चयन किया। क्योंकि संरचनाओं को स्थापित करने के लिए कभी कभी रत्नों की आवश्यकता होती थी, वह हमेशा उन्हें इकट्ठा करने के प्रति सचेत रहती थी। अन्य लोग उसके रत्न संग्रह के बारे में जानते थे और लापरवाही से उसे अच्छे रत्न देते थे। इसलिए इस यात्रा के दौरान उसने काफी सुंदर रत्न जमा किए थे। उसके सामने एम्बर का एक टुकड़ा था जो लगभग 1 इंच लंबा था, जिसे शुद्ध हल्के पीले एम्बर से सिकाड़ा के आकार में उकेरा गया था। यह काफी दिलचस्प था, यह मकर सिंह की ओर से एक उपहार लग रहा था। चुनने के बाद काव्यायून ने महसूस किया कि यह टुकड़ा सबसे ईमानदारी दिखाता है। हाँ, उसे थोड़ी ईमानदारी की जरूरत थी। नीलप्रभा ने अपनी हथेली से एम्बर सिकाड़ा लिया, उसे ध्यान से देखा और मुस्कुराया, धन्यवाद, मुझे यह बहुत पसंद है। बाद में काव्यायून ढलान पर खड़ी हो गई, नीचे फूलों की लहरों को देख रही थी और नीलप्रभा से पूछा, क्या तुमने इन्हें लगाया है? हाँ। जब मैं 15 साल का था तो मैंने पहली बार घाटी के बाहर यात्रा की। बाहरी दुनिया में मैं एक बूढ़ी औरत से मिला। क्योंकि मैंने उसे एक छोटे से एहसान के साथ मदद की, उसने मुझे धन्यवाद के रूप में होस्टा फूल के बीज का एक बैग दिया। उस महिला ने भी कहा। वह यहाँ रुका और काव्यायू ने उत्सुकता से दबाया, क्या कहा? उस महिला ने कहा था कि होस्टा के फूल बहुत सुंदर होते हैं और अगर किसी दिन वह किसी ऐसे व्यक्ति से मिलता है जिसे वह प्यार करता है तो उसे उस व्यक्ति को अपने हाथों से लगाए गए होस्टा फूलों को देखने के लिए लाना चाहिए। दूसरा व्यक्ति निश्चित रूप से उसकी भावनाओं को समझेगा। 15 साल की नीलप्रभा ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया था। उसके पास न तो कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे वह पोषित करता था और न ही जानता था कि सुंदर का क्या मतलब है। यह सिर्फ इतना था कि उसने सुना था कि होस्टा फूल बहुत सुगंधित होते हैं, इसलिए उसने उन्हें लगाया। उन्हें फूलों की खुशबू पसंद थी। नीलप्रभा ने जवाब दिया, उसने कहा कि होस्टा के फूल बहुत सुंदर हैं। अपने हाथों से लगाए गए फूलों के इस समुद्र को देखकर वह मुस्कुराया और बोला, बाहर की मेरी दूसरी यात्रा बहुत लंबे समय तक चली। इस बार मैंने कई और फूल देखे जिनमें से प्रत्येक की अपनी खुशबू थी।
फिर भी लोगों ने उन सभी का वर्णन करने के लिए एक ही शब्द का इस्तेमाल किया, प्रियकर। गुलदाउदी भी सुंदर थे, बेर के फूल भी सुंदर थे, चपरासी भी सुंदर थे। सुंदर क्या था? अमूर्त, अस्पष्ट, अश्रव्य, अपने 20 से अधिक वर्षों के जीवन के अनुभव के साथ वह सुंदर की कल्पना नहीं कर सकता था। केवल एक चीज जिसके बारे में वह निश्चित हो सकता था वह यह था कि सुंदर कुछ बहुत अच्छा होना चाहिए, शायद एक बच्चे के समान मीठे फूल का अमृत चखते हुए, या शरद ऋतु में एक धारा के किनारे लेटते हुए, सोने से पहले एक शराबी खरगोश को सहलाते हुए धूप सेंकता है। किसी भी मामले में यह कुछ ऐसा होना चाहिए जो लोगों को बहुत खुश करता है। फिर भी वह इसका अनुभव नहीं कर सका। उस समय उसकी आंखों के लिए दूसरों की सहानुभूति अचानक ठोस और समझने योग्य हो गई। वह वास्तव में फूलों की सुंदरता को नहीं समझ सकता था, यह वास्तव में काफी दयनीय था। नील प्रभा ने 100 हर्ब्स वैली नामक एक जगह के बारे में सुना था, जहां लोग पीढ़ियों से शेनोंग के मार्ग का अभ्यास कर रहे थे, और 100 हर्ब्स वैली में कई लोगों की कठिन बीमारियां ठीक हो गई थीं। इसलिए उन्होंने एक साहसिक विचार की कल्पना की। वह 100 हर्ब्स वैली गए और युवा मास्टर धैर्य से मिले। उन्होंने धैर्य से कहा, मैं अनुभव करना चाहता हूं कि सुंदर वास्तव में क्या है। कृपया मेरी मदद करें। वह उस सदमे को कभी नहीं भूल सकता था जो उसने महसूस किया था जब उसने पहली बार अपनी आंखों के माध्यम से दुनिया का अनुभव किया था। उसकी दुनिया ने प्रकाश और छाया प्राप्त की, रंग प्राप्त किया, कल्पना प्राप्त की, सब कुछ प्राप्त किया। उन्होंने एक पूरी तरह से नई दुनिया का अनुभव किया। उसने लालच से इस दुनिया के हर विवरण का अवलोकन किया। उसने फूलों को खिलते और मुरझाते देखा, बादल इकट्ठे होते और तितर बितर होते देखा, पक्षी कैसे उड़ते थे, मछलियां कैसे तैरती थीं। हर दिन उसने इस दुनिया में नई सुंदरता की खोज की, हर दिन वह अपनी वापस आई दृष्टि के लिए खुशी महसूस करता था। जब उसने उसे देखा तो यह खुशी अपने चरम पर पहुंच गई। वह दुनिया के सभी फूलों से भी ज्यादा खूबसूरत थी। नील प्रभा ने चिकित्सा उपचार की मांग करने के अपने अनुभव के बारे में बात की, फिर उसकी नज़र काव्यायूं के चेहरे पर पड़ी। उसकी दृष्टि एक नरम ब्रश टिप की तरह धीरे धीरे उसकी विशेषताओं की रेखाओं का पता लगाती है। सूरज पूर्व में उगाया, उसके चेहरे पर आधी उज्ज्वल, आधी काली छाया पड़ गई। उसने अपना सिर थोड़ा झुका लिया, उसे जिज्ञासा से देख रही थी। उसकी 2 पुतलियां काली और चमकीली थीं। उसके बाद कई दिनों और रातों में नील प्रभा अक्सर इस चेहरे के बारे में सोचती थी, कभी कभी जब वह हमेशा के लिए अंधेरे में गिर जाता था। और वह अक्सर थोड़े पछतावे के साथ सोचता था, तब उसने कुछ और बार क्यों नहीं देखा। काव्यायूं को हमेशा लगता था कि नील प्रभा के शब्दों का कुछ अधूरा अर्थ है। इसके अलावा जब उसने पहले उसकी बाली छीन ली थी, तो उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया था कि किसी ने काले ऑब्सीडियन पर खेती की शक्ति लागू की थी। उसके लिए ज्यादा न सोचना मुश्किल था। हालांकि वह नहीं जानती थी कि उसका असली उद्देश्य क्या था, लेकिन एक उद्देश्य होना हमेशा एक अच्छी बात थी। उसे लगा कि नील प्रभा इधर उधर घूमने वाली नहीं है, इसलिए उसने लापरवाही से पूछा, नील, तुमने आज मुझे ढूंढा, क्या तुम्हें कुछ कहना है? जैसे ही वह बोल रही थी, वह मुड़ी और उनके आसपास का सर्वेक्षण किया। फूलों के इस समुद्र में पहुंचने के बाद से उसने महसूस किया था कि एक टकटकी उसे पीछे से देख रही है, या यूं कहें कि उन्हें देख रही है। नील प्रभा ने कहा, हाँ, मैं तुमसे कहना चाहती थी, काव्यायूं, मैं। काव्यायूं ने अचानक उसे बाधित किया। कोई वहां है। दूरी में एक संटी के पेड़ का मुकुट थोड़ा हिल गया, आसपास के पेड़ों से अलग तरह से झूल रहा था, निश्चित रूप से हवा के कारण नहीं। ध्यान से देखने पर कोई पेड़ की चोटी के पास एक काली छाया देख सकता था, और इसके आकार को देखते हुए यह किसी पक्षी का घोंसला नहीं था। काव्यायून ने लात मारी और उस संटी के पेड़ की ओर दौड़ पड़ी। हवा ने उसके कानों के पास सीटी बजाई क्योंकि उसने काली छाया को हिलते हुए देखा, फिर पेड़ से गिर गई। अब वह और अधिक स्पष्ट रूप से देख सकती थी, यह वास्तव में एक व्यक्ति था। अचानक आए घटनाक्रम ने नील प्रभा का चेहरा बदल दिया। वह पकड़ने के लिए जल्दी से चला। उसके कान की बाली से आवाजों की अराजकता निकली, उसके बाद धैर्य की घबराई हुई चीख पुकार शुरू हुई। आह! सिर्फ इसलिए कि जब आप कबूल करने वाले थे तो मैं उत्साहित हो गया था, उसने मुझे खोजा।
वह मेरा पीछा कर रही है, यह महिला भयानक है। नील, जल्दी से उसे रोको। नीलप्रभा ने अपना मुंह ढक लिया और फुसफुसाया, अब बहुत देर हो चुकी है, बस इसे सहन करें। इसके साथ सहन करो, मेरी गांड। अगर वह मुझे पकड़ लेती है तो मैं तुम्हें पहले चूहा मार दूंगा। चाचा जी। फिर काव्या यूं धीरे धीरे बंद हो गई। उस व्यक्ति को घबराहट में भागते देख उसने अपनी उड़ती हुई तलवार भेज दी। 100 साल का दुहक एक कर्कश आवाज के साथ व्यक्ति के कंधे की ओर गोली मार दी। वह व्यक्ति उड़ने वाली तलवार को चकमा देने के लिए आगे बढ़ा, जमीन पर सपाट गिर गया और बस उठा नहीं। काव्यायू ने सोचा, बस दौड़ना बंद कर दिया। कितना सुंदर व्यक्ति है। उसे कैसे पता चलेगा कि धैर्य ने अभी अभी उसकी तलवारबाजी देखी थी और अब वह कुछ भयभीत हो गई थी। ईमानदारी से पकड़ा जाना अधिक से अधिक शर्मनाक होगा, लेकिन अगर वह हठपूर्वक विरोध करता है और उसे नाराज करता है तो उसकी तलवार से तिरछा होना एक मूर्खतापूर्ण आपदा होगी। काव्यायून ने उसे लौटते हुए 100 साल के दुख को पकड़ा, हाथ में तलवार लिए व्यक्ति के पास गया, नीचे देखा और अजीब तरह से कहा, धैर्य, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? धैर्य धीरे धीरे मासूम भाव के साथ उठ गया। क्या संयोग है? आप यहाँ पक्षी के अंडे भी इकट्ठा कर रहे हैं? यह किस तरह का जीनियस बहाना था? नीलप्रभा ने उसके हाव भाव को देखा, जो ऐसा लग रहा था कि वह किसी बेवकूफ भूत के कब्जे में है, और अपने माथे को ढकने के लिए अपनी हथेली उठाई। वह वास्तव में इस आदमी को जानने के लिए स्वीकार नहीं करना चाहता था। काव्यायू ने संदेह से पूछा, यदि आप पक्षी के अंडे इकट्ठा कर रहे थे तो आप क्यों भागे? डिंग लीशेंग मुस्कुराए, मुझे लगा कि आप मुख्य बहन हैं। क्या उसने मुझे सिर्फ एक पिटाई नहीं दी? काव्यायून ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। वह नीलप्रभा की ओर देखने के लिए मुड़ी और बोली, नील, तुम मुझे पहले क्या बताना चाहते थे? कुछ नहीं। दोष स्वीकृति। धैर्य विचारों से भरे व्यक्ति थे। जैसे ही दोनों अपने आवास पर लौटे थे, उन्होंने पहले से ही नीलप्रभा के लिए एक नया तरीका सोचा था। इस बार उन्होंने गहन रहस्य की हवा के साथ एक भावहीन चेहरा पहना था। उन्होंने कहा, आज रात जी के घंटे की तीसरी तिमाही में एक असाधारण शानदार उल्का बौछार होगी जो हर कुछ दशकों में केवल एक बार होती है, जो लगभग 1 घंटे तक चलती है। आप उसे ढूंढ सकते हैं और उल्का बौछार के तहत कबूल कर सकते हैं। नीलप्रभा ने संदेह से पूछा, आपको कैसे पता है कि आज रात उल्का वर्षा होगी? एक दोस्त ने इसकी गणना की। नीलप्रभा को लगा कि धैर्य तेजी से अविश्वसनीय होता जा रहा है। उसने कहा, आपका दोस्त आपको चिढ़ा रहा होगा। हालांकि उल्का बौछार में समृद्धि और गिरावट के चक्र होते हैं, मैंने कभी नहीं सुना है कि कोई उल्का बौछार के चरम समय की इतनी सटीक गणना करने में सक्षम है। धैर्य ने अपने होठों के कोने को घुमाया, मानो या न मानो, यह आप पर निर्भर है। हालांकि उन्हें इस पर पूरा विश्वास नहीं हुआ, फिर भी नीलप्रभा आ गई। क्या होगा अगर यह सच था? इसके अलावा उल्का बौछार के बिना भी तारों वाला आकाश अपने आप में सुंदर था। देर रात काव्यायून ने सही समय पर अपनी आंखें खोली और ध्यान करने के लिए खिड़की के पास बैठ गई। उस रात कोई हवा नहीं थी और बाहर सब कुछ शांत था। कमरे के अंदर केवल उसकी छोटी बहन की शांति से सो रही थी। वह नहीं जानती थी कि वह किस स्वादिष्ट भोजन का सपना देख रही थी, क्योंकि उसने अपने होंठ भी थपथपा रहे थे। बाहर से किन की आवाज आई? डिंग डिंग डोंग डोंग, चांदनी के नीचे बहने वाले एक स्पष्ट झरने की तरह, पत्थरों के खिलाफ पानी के छींटे के साथ हर्षित गीत बनाते हुए। किन संगीत ने रात को हिला दिया और शांत रात में लंबे समय से सुप्त भावनाएं धीरे धीरे जाग गईं। काव्यायून उत्सुकता से बिस्तर से बाहर निकली, रोशनी के चारों ओर एक रक्षात्मक संरचना स्थापित की, फिर कमरे से बाहर चली गई और धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। ऊपर एक अर्धचंद्र लटका हुआ था, ठंडी रात पानी की तरह थी और तारे आकाश में भर गए थे। वह तारों की रोशनी के बाद आंगन से बाहर चली गई और उस व्यक्ति को किन खेलते हुए देखा। नीलप्रभा अपने घुटनों पर एक किन के साथ एक मेपल के पेड़ के नीचे पालथी मारकर बैठी थी। पेड़ की छतरी ने तारों की रोशनी को ढक दिया और रात में उसकी विशेषताएं धुंधली हो गईं। काव्यायून केवल अपनी पतली उंगलियों को लगातार तार तोड़ते हुए देख सकती थी। एक टुकड़ा खत्म करने के बाद
उसने किन को पकड़ लिया और उसकी ओर चल दिया। उसके किन में अब एक लटकन जुड़ा हुआ था जो चलते समय धीरे धीरे झूल रहा था। जब वह करीब आया तो काव्यायून स्पष्ट रूप से देख सकती थी कि आज उसने उसे जो एम्बर सिकाड़ा दिया था उसे एक लटकन से सजाया गया था और उपकरण पर लटके हुए किन आभूषण में बनाया गया था। काव्यायून मदद नहीं कर सका लेकिन सोच रहा था कि उसके हाथ काफी कुशल थे। उसने उससे पूछा, उस टुकड़े का नाम क्या था जिसे आपने अभी खेला था? नील प्रभा ने मुस्कुराते हुए कहा, नील मम। नील प्रभा ने और जोर दिया। क्या यह अच्छा लग रहा था? यह अच्छा लग रहा था, एक आदमी की आवाज ने जवाब दिया। नील प्रभा चौंक गई और उसने आवाज की दिशा में देखा। केवल एक व्यक्ति को आंगन की दीवार पर हाथ मोड़कर खड़ा देखा, उन्हें देख रहा था। काव्यायू ने पुकारा, मकर सिंह। मकर सिंह दीवार से नीचे कूद गया और उनकी तरफ चला गया। चलते समय उसने कहा, आधी रात को तुम दोनों इतनी अच्छी आत्माओं में हो। नील प्रभा को हमेशा लगता था कि मकर सिंह के स्वर में कुछ खट्टापन है। आगे नहीं बढ़ने के लिए उसने खट्टे स्वर में जवाब दिया, ऐसा लगता है कि आप काव्यायू की बहुत परवाह करते हैं। मकर सिंह दोनों के सामने चला गया। उसकी नजर किन लटकन पर थी। यह केवल इसलिए था क्योंकि उसकी दृष्टि बहुत अच्छी थी कि उसने एक नज़र में पहचान लिया कि एम्बर सिकाड़ा वही था जो उसने काव्यायू को दिया था। उसका चेहरा काला पड़ने से खुद को नहीं रोक सका। क्यों? किस अधिकार से? एक जटिल भावना जिसका वर्णन करना कठिन था उसके सीने में उमड़ पड़ी, क्रोधित और खट्टा दोनों, अनिच्छुक और असहज दोनों। वह मूल रूप से उन्हें विनम्रता से अभिवादन करने का इरादा रखता था, लेकिन अब वह अपना संयम बनाए नहीं रख सकता था, चाहे कुछ भी हो। उसने काव्यायून की कलाई पकड़ ली। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। काव्यायून के समझौते की प्रतीक्षा किए बिना उसने उसे दूर खींच लिया। काव्यायून को लग रहा था कि मकर सिंह अचानक दुखी हो गया है। उसे उकसाना नहीं चाहती थी। जैसे ही उसने उसे दूर खींच लिया उसने जल्दी से नील से कहा, मुझे क्षमा करें, मुझे एक पल के लिए क्षमा करें। यह देखकर कि वह अभी भी इस समय नील प्रभा का ध्यान रख रही थी, मकर सिंह गुस्से से हंसे और अपनी गति तेज कर दी। उसके पैर लंबे थे और वह तत्काल चलता था, इसलिए काव्यायून को उसके साथ बने रहने के लिए जॉगिंग करनी पड़ी। दोनों रात को इस तरह से आगे बढ़े, दुनिया उनकी परिधीय दृष्टि में चमकती रही। काव्यायून की आंखों में उसकी पीठ थी, उसके वस्त्र लहरा रहे थे, उसके बाल रिबन उड़ रहे थे, उसके काले बाल एक चमकदार झरने की तरह थे। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया में केवल वे दोनों ही रह गए हों। अनजाने में उसके दिल की धड़कन तेज होने लगी। जब वे मंदारिन बत्तख की लताओं के एक पैच पर पहुंचे तो वह आखिरकार रुक गया, उसकी कलाई को छोड़ दिया और उसकी ओर देखने लगा। उसकी चमकदार आंखें तारों की रोशनी से भर गई थीं, जो अब अत्यधिक चमक रही थी। यहाँ तक कि उसकी नाक की नोक पर कमल की खुशबू भी अधिक स्पष्ट लग रही थी, हालांकि वह नहीं जानती थी कि यह उनके दौड़ने के कारण था। मकर सिंह, तुम्हें क्या हो गया है? मेरे साथ क्या गलत है? मकर सिंह ने करीब कदम रखा, सीधे उसे घूरते हुए उसकी छाती ऊपर उठती और गिरती रही। मैं पूछना चाहता हूं कि आपके साथ क्या गलत है? क्या आप आमतौर पर काफी मितव्ययी नहीं हैं? आप उसके साथ इतने उदार कैसे हो सकते हैं? काव्यायूं को लगा कि मकर सिंह वास्तव में अनुचित हो रहा है, ऐसे बोल रहा है जैसे कि वह एक कंजूस व्यक्ति हो। मकर सिंह की अस्वाभाविक रूप से उज्ज्वल निगाहों से मिलकर उसने धैर्यपूर्वक समझाया, हम सब दोस्त हैं। मैंने उसे माफी के रूप में कुछ दिया। सभी दोस्तों, फिर मेरा क्या? आप? क्या मैं भी सिर्फ एक दोस्त हूं? काव्यायून ने खुद को मजबूत किया और जवाब दिया, स्वाभाविक रूप से। वह और भी करीब आ गया, इस बार थोड़ा आगे झुक गया, जैसे कोई जानवर अपने शिकार को सूंघ रहा हो। काव्यायूं मदद नहीं कर सकी लेकिन पीछे हट गई, लेकिन उसने दोनों हाथों को उसके कंधों पर दबा दिया। उसके कंधों के साथ वह स्वाभाविक रूप से मुक्त होने की क्षमता रखती थी, लेकिन वह नहीं हिली। उसने उसकी आंखों में देखा, वे चमकदार आंखें अब निर्विवाद आक्रामकता से भर गईं। उसका दिल कांप उठा। मकर सिंह ने अपना सिर नीचे कर लिया, सीधे उसकी आंखों में देखते हुए मांग की, क्या मैं उनके जैसे ही दोस्त हूं? नील प्रभा के समान?
आर्य और सीली के समान? काव्यायून ने अपने होठों को एक साथ दबाया और कुछ नहीं कहा। उसकी प्रतिक्रिया ने उसे काफी संतुष्ट नहीं किया और उसके अंगूठे मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन उसके कपड़ों के माध्यम से उसके कंधे में खोखले दबाते हुए जोर से दबा सकते थे। उसकी उंगलियों से जलन उसके कपड़ों के माध्यम से उसकी त्वचा तक फैलती हुई लग रही थी। काव्यायून ने अपने चेहरे पर गर्मी की लहर महसूस की। उसने अपना सिर हिलाया। मकर सिंह, मत करो, मुफ। मकर सिंह ने उसे चूमा। समय रुकता हुआ लग रहा था। काव्यायून का दिमाग खाली हो गया और उसका दिल ऐसा लगा जैसे जंगली घास पागलों की तरह बढ़ रही हो, तुरंत आकाश को ढक रहा हो और सूरज को अवरुद्ध कर रहा हो। कोमल होंठ छुए और तुरंत अलग हो गए। मकर सिंह ने थोड़ा पीछे खींच लिया, अभी भी उसकी आंखों में घूर रहा था। उसकी घनी पलकें एक बार हल्की से फड़फड़ाई और जब वह बोला तो उसकी गर्म सांस उसके चेहरे पर लगी। उसकी आवाज पहले से अलग थी, धीमी और कर्कश। अभी भी वही? काव्यायून निश्चल खड़ी थी जैसे कि उसका एक्यू पॉइंट मारा गया हो, उसकी आंखें बिना झपकी ले रही थी। अभी भी वही? मकर सिंह कुछ असंतुष्ट थे और उन्होंने उसे फिर से चूमने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया। इस बार चुंबन भारी था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, उसके होंठ उसके खिलाफ दबा रहे थे, धीरे से रगड़ रहे थे। यह महसूस करते हुए कि वह पीछे हटने वाली है, उसकी हथेली उसके कंधे से ऊपर खिसक गई और उसके सिर के पिछले हिस्से को पकड़ लिया। उसकी जलती हुई उंगलियों को पतले कॉलस के साथ उसकी गर्दन के पीछे की नाजुक त्वचा के खिलाफ दबाया गया, जिससे वह सहज रूप से कांपने लगी। उसका दूसरा हाथ तदनुसार नीचे फिसल गया, उसकी कमर के चारों ओर लपेट गया। उसकी नाक की नोक पर तेजी से समृद्ध कमल की सुगंध ने आखिरकार काव्यायून को अपनी कुछ इंद्रियों को वापस ला दिया। मकर सिंह को चूमने के एहसास ने उसके गालों को गर्मी से लाल कर दिया। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि वह बाहर कूदने के लिए तैयार लग रहा था। लयबद्ध तरंगों में उसके कान के पर्दे के खिलाफ खून बह रहा था, जिससे एक हल्का, लयबद्ध शोर पैदा हो रहा था। शायद उसे दूर धकेल देना चाहिए, लेकिन वह नहीं चाहती थी। उसने अपनी बाहों को उठाया और उसकी पीठ को गले लगा लिया, अपनी आंखें बंद कर लीं और उसके चुंबन का जवाब देने के लिए अपना सिर ऊपर झुका लिया। उसके हाथों के नीचे उसके बाल थे, शांत और चिकने। उसने अनजाने में इसे पकड़ लिया, जैसे कि बेहतरीन रेशम पकड़ रहा हो। मकर सिंह की लंबे समय से चली आ रही सावधानी, अंजक्वेटी और लाभ और हानि का डर आखिरकार उसी क्षण समाप्त हो गया जब उसे उसकी प्रतिक्रिया मिली, जैसे बारिश के बादल अंतः पृथ्वी को रोशन करने वाली गर्म, चमकदार धूप को प्रकट करने के लिए साफ हो गए। उसके दिल की धड़कन गड़गड़ाहट हो रही थी, उसकी छाती खुशी और जलती हुई भावनाओं से भर गई थी। जिस व्यक्ति को वह पसंद करता था, वह भी उसे पसंद करता था। वह बिना किसी संदेह के दुनिया का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति होना चाहिए। उनकी सांसें धीरे धीरे गर्म हो गईं और फिर कुछ अराजक हो गईं। जब चुंबन ने जुनून का संकेत लेना शुरू किया, तो काव्यायून को सांस लेने में कठिनाई महसूस हुई और धीरे से उसे दूर धकेल दिया। मकर सिंह ने उसकी गर्दन और कमर को छोड़ दिया, फिर अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें नाजुक नमी से भर गई थीं, जैसे वसंत की बारिश फूलों की पंखुड़ियों को गीला कर रही थी, इतनी नमी के साथ उसे देख रही थी। उसका चेहरा गर्मी से लाल हो गया था, उसके होंठ और भी लाल हो गए थे। शायद शर्मिंदगी से, वह उसकी निगाहों से नहीं मिलेगी। उसकी पलकें चौंकाने वाली तितलियों की तरह फड़फड़ाती थीं। वह बहुत प्यारी है, वह बहुत प्यारी है, वह बहुत प्यारी है। मकर सिंह का अपना चेहरा भी झींगा के रूप में लाल हो गया था, लेकिन सौभाग्य से काव्यायूं की निगाहें टालमटोल कर रही थीं और ध्यान नहीं दिया। उसने उसका हाथ पकड़ा और कहा, काव्यायूं, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। काव्यायूं ने जवाब में धीरे से गुनगुनाया, मकर सिंह, आप क्या हैं? क्या तुम मुझे पसंद करते हो? यह स्पष्ट रूप से एक ऐसा प्रश्न था जिसका उत्तर वह पहले से ही जानता था, लेकिन वह सिर्फ उसके होठों से जवाब सुनना चाहता था। काव्यायून के दिल की धड़कन अभी भी बहुत तेज थी, उसका शरीर हल्का महसूस कर रहा था जैसे कि वह उड़ सकती है। उसने सिर हिलाया और जवाब दिया, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूं, मकर सिंह। मकर सिंह मुस्कुराया, एक सुखद अंत के साथ एक धीमी हंसी। उसने उसके चेहरे को सहलाया, उसके अंगूठे उसके गालों की चिकनी त्वचा को सहला रहे थे।
फिर कुछ सोचकर उसने अपने दांत पीस लिए। आपने इसे बहुत अच्छी तरह से छुपाया। मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने में इतना समय बर्बाद किया। नहीं, काव्यायु ने अपना सिर हिलाया। मैं बस तब तक इंतजार करना चाहता था जब तक कि हम मास्टर को आपको बताने के लिए नहीं बचा लेते। मैं बाद का इंतजार नहीं करना चाहता। मैं अब चाहता हूं। मैं यह पल चाहता हूं, आपका हर एक पल। काव्यायु ने अचानक समझ में आकर उसकी ओर देखा। मकर सिंह, तो तुम अभी ईर्ष्या हो रही है? हाँ, मकर सिंह ने फिर से मुस्कुराते हुए स्पष्ट रूप से स्वीकार किया। मैंने तुमसे कहा था, मैं ईर्ष्या का परमेश्वर हूं। काव्यायून को यह कुछ हद तक मनोरंजक लगा और उसने धैर्यपूर्वक उसे समझाया। वह नील प्रभा के करीब भी जाना चाहती थी। अगर उसके पास वास्तव में कुछ ऐसा होता जिसके लिए उसे उसकी मदद की जरूरत होती है, तो वे एक आदान प्रदान कर सकते थे। क्यों नहीं? यह सुनकर मकर सिंह खुश हो गए। उसका उद्देश्य क्या यह स्पष्ट नहीं है? काव्या यूं हैरान थी। हम? मकर सिंह ने अपने दांत पीस लिए, उसे ऐसे देखा जैसे कि वह निराश हो, उसके होठों पर अपना अंगूठा दबा रहा हो। वह आपको बहकाने की कोशिश कर रहा है। काव्यायूं को विश्वास नहीं हुआ। वह और नील प्रभा केवल कुछ ही बार मिले थे और मुश्किल से एक दूसरे को जानते थे। कोई प्रलोभन कैसे हो सकता है? उसने पूछा, तुम्हें कैसे मालूम? मकर सिंह ने सोचा, मैं तुम्हें हर दिन बहकाने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे कैसे नहीं पता चलेगा? एक पल की चुप्पी के बाद काव्यायून को भी उसे देखने में बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितनी मोटी चमड़ी वाली थी, वह अभी भी एक 19 वर्षीय लड़की थी जिसने अभी अभी किसी को पसंद किया था। उसका दिल अभी भी सरपट दौड़ते घोड़ों की तरह अराजकता में था। वह सितारों को देखने का नाटक करते हुए मुड़ी। कई उल्काएं क्षितिज पर रात के आकाश से टूट गईं, लंबी पूंछ खींचते हुए वे गिरते हैं और क्षितिज के नीचे गायब हो जाते हैं। फिर कई और लोगों ने पीछा किया। काव्या यूं खुश लग रही थी। आज रात उल्का बौछार है। लगातार उल्काओं ने उसके अनुमान की पुष्टि की। मकर सिंह ने भी आकाश की ओर देखा, मुस्कुराया और सहमति में गुनगुनाया, फिर उसकी ओर फिर से देखा। वह जिस लड़की से प्यार करता था वह उल्काओं के नीचे और भी सुंदर लग रही थी। काव्यायून ने कहा, बहुत सुंदर। यह बहुत दुर्लभ है। मुझे नहीं पता कि यह कब खत्म होगा। मुझे यह देखने के लिए छोटी बहन को जगाना चाहिए। वह छोटी उम्र से ही उल्काओं के नीचे शुभकामनाएं देना पसंद करती है, इस बार वह अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकती है। जैसे ही वह बोली, वह वापस भागने लगी। मकर सिंह ने उसका हाथ पकड़ा और उसके पीछे हो लिया। इस बार वह आगे दौड़ी जबकि वह पीछे चल पड़ा। उसकी आंखें उसकी पीठ से भरी हुई थीं क्योंकि दुनिया उसकी परिधीय दृष्टि में चमक रही थी। उसका दिल तेज हो गया और जवानी की भावनाएं अंधेरे में बेतहाशा उमड़ पड़ी, लगभग उसके सीने से फट गईं। उल्का बौछार। आंगन का गेट अभी भी खुला था, लेकिन नील प्रभा अब प्रवेश द्वार पर नहीं थी। काव्या यूं एक सांस में कमरे में भाग गई और रोशनी को धक्का दे दिया। छोटी बहन, उठो, उल्का बौछार हो रही है। रोशनी अचानक बिस्तर से उठ बैठी। आह! कहाँ? कहाँ पे? आकाश में, बिल्कुल। आओ, छत पर चलते हैं। अच्छा। रुको, चलो आर्य को बुलाते हैं, अन्यथा अगर उसे कल पता चलता है कि मैंने उसे उल्का बौछार देखने के लिए नहीं बुलाया है, तो वह निश्चित रूप से शिकायत करेगा। रोशिनी आर्य सुमेधा के दरवाजे पर दस्तक देने के लिए दौड़ी, जबकि काव्या यूं फूल हॉल में गई, अचानक कूद गई, छत की किरण के पीछे पहुंच गई और अपने हाथ में सोई हुई सीली को बाहर निकाला, उसे बाहर ले गई। सीली ने अधीरता से कहा, यह कब खत्म होगा? लोगों को आधी रात को सोने नहीं दे रहे हैं? कल मैं आप में से प्रत्येक को एक बिल्ली खरीदूंगा ताकि आप उन्हें अपने दिल की सामग्री के लिए पालतू बना सकें, ठीक है? का एक गुच्छा शब्द यहां अचानक रुक गए। काव्या यूं मुस्कुरा रही थी क्योंकि उसने उसे अपनी बगल के नीचे रखा था, उसे आकाश की ओर ऊपर उठा रहा था। इसने अपना मुंह चौड़ा खोला, तश्तरी की तरह गोल, प्रकाश के बिंदु उसकी रत्न जैसी आंखों पर बह रहे थे। 4 लोग और एक बिल्ली आखिरकार छत पर बैठ गए।
उल्काएं अधिक संख्या में हो गई थीं, एक के बाद एक काले आकाश में सफेद रोशनी बिखेर रही थीं, जैसे नौवें स्वर्ग से नीचे की ओर आतिशबाजी छोड़ी जा रही थी, जो चमक में शुरू होती थी और मौन में लौट रही थी। यह दृश्य बहुत सुंदर था। रोशनी ने खाली देखा, वास्तव में एक इच्छा करना भूल गई। थोड़ी देर बाद उसकी आंखें नम हो गईं और उस जोश से खिलते आकाश को देखकर एक उदास भावना अचानक उसके दिल में उमड़ पड़ी। आह! उसने एक आह भरी। क्या गलत है? काव्यायु ने पूछा। बड़ी बहन, मुझे अचानक थोड़ा दुख हुआ। बहन मुयू और अन्य लोग इतनी खूबसूरत उल्काओं को नहीं देख सकते। यह बोलते हुए आर्य सुमेधा ने भी आह भरी, फिर कहा, शेनले कबीले को अपनी आंखें क्यों अंधी करनी चाहिए? सीली ने अनुमान लगाया, क्या यह देवताओं से संबंधित हो सकता है? उदाहरण के लिए, देवताओं को सीधे नहीं देखा जा सकता है, इसलिए केवल अंधे लोग ही देवताओं के लिए संगीत बजाने के योग्य हैं? तो मौन के तरीके को विकसित करने के लिए आंखों को अंधा करने की आवश्यकता होनी चाहिए? यह जरूरी नहीं है, काव्यायु ने कहा। उसे अचानक लगा कि कैसे नीलप्रभा ने उस दिन तलवार के मैच के दौरान अपनी आंखें बंद रखी थीं। हालांकि हमने जो देखा है उससे शेनले कबीले की सुनवाई और गंध की भावना दोनों आम लोगों की तुलना में अधिक तीव्र है। संभवतः अंधापन वास्तव में मौन के मार्ग को विकसित करने में मदद करता है। नील ने स्वयं कहा था कि शेनले कबीला खेती के लिए सांसारिक दिखावे को सक्रिय रूप से छोड़ देता है। वह शायद गलत नहीं था, लेकिन कीमत कभी भी जीवन भर कुछ भी देखने में सक्षम नहीं है। क्या उन्हें पछतावा नहीं होता? मकर सिंह ने कहा, चूंकि उनकी सुनने की क्षमता और गंध अधिक तीव्र होती है, इसलिए शायद वे ऐसे चमत्कारों का अनुभव कर सकते हैं जो आम लोग नहीं कर सकते। आर्य सुमेधा ने इन शब्दों पर ध्यान से विचार किया, फिर अचानक एहसास में हंस पड़ी। उन्होंने कहा, मकर सिंह सही कह रहे हैं। हम बहुत अहंकारी थे, हमेशा उनके साथ विकलांग लोगों के रूप में व्यवहार करते थे, सतही पूर्णता पर टिके रहते थे, केवल उनके नुकसान को देखते थे लेकिन उनका लाभ नहीं। सीली छत पर फैल गई और पुराने जमाने के अंदाज में कहा, अब यह मानव भाषण की तरह लगता है। आर्य सुमेधा को इसकी बार्ब्स की आदत थी और उसे कोई आपत्ति नहीं थी, बिल्ली के सिर को सहलाने के लिए पहुंच गई, केवल शाप देने के लिए क्योंकि वह उससे बचने के लिए लुढ़क गई। मकर सिंह ने काव्यायु की ओर बगल में देखा। वह अपनी ठुड्डी को अपने हाथ पर टिकाए हुए सितारों को देख रही थी, उसका चेहरा शायद ही कभी एक युवा लड़की की मासूमियत दिखा रहा था। तारों की रोशनी इतनी कोमल थी फिर भी इतनी शानदार थी, जिससे किसी का दिल बढ़ते ज्वार की तरह महसूस हो रहा था। यह सोचकर कि कैसे उन्होंने तारों की रोशनी में चुमा था, मकर सिंह मदद नहीं कर सका, लेकिन मुस्कुरा रहा था। उसकी हथेली धीरे धीरे उसके हाथ को टटोलने के लिए आगे बढ़ रही थी, फिर धीरे से उसकी उंगली को हुक कर रही थी। उसकी उंगलियां उसकी तुलना में बहुत नरम थीं, हालांकि उसकी उंगलियों, उसकी तरह, लंबे समय तक तलवार के उपयोग से पतले कॉलस बोर करती थीं। काव्यायु ने रोशनी के साथ बात करना जारी रखा जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ था, उसकी अभिव्यक्ति अपरिवर्तित थी। लेकिन केवल वह ही जानती थी कि उस समय उसके दिल की धड़कन कितनी अराजक थी। रोशनी ने आखिरकार शुभकामनाएं देना शुरू कर दिया। उल्का, उल्का, मेरी पहली इच्छा मास्टर की सुरक्षा के लिए है कि हम जल्द ही मास्टर को बचा सकें। रोशनी ने अपने हाथों को बंद आंखों से जोड़ लिया, बहुत जोर से बोल रही थी। आर्य सुमेधा हंस पड़ी। आप कब से जोर से शुभकामनाएं कहते हैं? आप नहीं समझे। केवल उन्हें जोर से कहकर ही तारे उन्हें सुन सकते हैं। उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ बात की, जिससे आर्य सुमेधा स्तब्ध और आत्मसंदेह करने लगी। आह, क्या ऐसा है? उल्का, उल्का, मेरी दूसरी इच्छा बड़ी बहन की सुरक्षा और अमरता के लिए जल्दी चढ़ने के लिए है, एक और बेहद जोरदार इच्छा। उल्का, उल्का, मेरी तीसरी इच्छा है कि सीली जल्द ही अपने अच्छे दोस्त किट्टू को ढूंढ ले। आह, यह इच्छा मूल रूप से अपने लिए थी, लेकिन उसे केवल खाना पीना पसंद था। अगर वह हर दिन अच्छी तरह से खाना पीना चाहती है, तो यह कुछ हद तक बेकार होगा, इसलिए अधिक महत्वपूर्ण चीजों की कामना करना बेहतर होगा। सीली ऊब कर अपने पंजे चाट रहा था, लेकिन यह इच्छा सुनकर वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसने उसकी ओर देखा, फिर अपना सिर घुमाते हुए चुपचाप कहा, अपने काम से ध्यान दो।
आर्य सुमेधा ने रोशनी से पूछा, अब और नहीं? रोशनी ने सिर हिलाया। अब और नहीं। किसी को भी बहुत लालची नहीं होना चाहिए। 3 इच्छाएं पहले से ही बहुत हैं। आर्य सुमेधा कुछ असंतुष्ट थी। आपने छोटी बिल्ली के लिए एक इच्छा की, मेरे लिए क्यों नहीं? रोशनी ने अजीब तरह से कहा, क्या आप अपनी इच्छाएं नहीं बना सकते? उस तर्क से छोटी बिल्ली भी अपनी इच्छाएं बना सकती है। रोशनी ने सीली की ओर इशारा किया। इसे देखो। क्या ऐसा लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो इच्छाएं करेगा? सच। आर्य सुमेधा ने सिर हिलाया, फिर जोर से उल्काओं से अपनी इच्छा व्यक्त की। उल्का, उल्का, मेरी पहली इच्छा मेरे परिवार की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए है। रोशनी मुस्कुराई और आर्य सुमेधा की ओर 2 उंगलियां उठाईं। दूसरे के बारे में क्या? उल्का, उल्का, मेरी दूसरी इच्छा यह है कि जब अगला उल्का बौछार आता है, तब भी हम इसे एक साथ देख सकते हैं। उसे ऐसी इच्छा करते हुए सुनकर काव्या यूं मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। मुस्कुराने के बाद उसने अचानक सोचा कि क्या आखिरी उल्का बौछार के दौरान किसी ने भी ऐसी इच्छा की थी? क्या वे इस बार भी देख रहे थे? काव्या यूं को सोच में खोए हुए देखकर मकर सिंह ने धीरे से अपनी उंगली से उसकी उंगलियों को रगड़ा और धीरे से पूछा, काव्या यूं, तुम किस बारे में सोच रही हो? मैं सोच रहा था। मकर सिंह, तुम इच्छाएं क्यों नहीं कर रहे हो? काव्या यूं ने उसकी ओर देखा। मकर सिंह भी उसे देख रहा था। गहरी रात के तहत तारों की रोशनी उसकी पुतलियों में 2 छोटे उज्ज्वल बिंदुओं में इकट्ठा हो गई, जैसे 2 पारभासी कांच के मोती। उसकी बातें सुनकर उसकी आंखों में मुस्कान आ गई। मेरी इच्छा पहले ही पूरी हो चुकी है। रोशनी ने आर्य सुमेधा की ओर 3 उंगलियां उठाईं और उससे आग्रह किया, तुम क्यों रुके? तीसरे के बारे में क्या? आर्य सुमेधा ने सिर हिलाया। अब और नहीं। यह बेकार है। आपको कहना चाहिए, उल्का, उल्का, मुझे आशा है कि हम पांचों हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे। आर्य सुमेधा मुस्कुराई और जैसा उसने कहा वैसा ही किया। सीली छत पर झुक गया, आकाश में संक्षिप्त लेकिन शानदार उल्काओं को देख रहा था, खारिज कर रहा था कि जीवन में हमेशा के लिए जैसी कोई चीज नहीं थी। लेकिन इसने शायद ही कभी उनका खंडन न करने का फैसला किया। शायद यह जानते हुए भी कि हमेशा के लिए कोई नहीं था, हर कोई अभी भी हमेशा के लिए उम्मीद करता था। नील प्रभा के लौटने के बाद वह सोई हुई धैर्य को घसीटकर छत पर ले गया और उसे एक लौकी थमा दी। मुझे कंपनी में शराब पीते रहो। धैर्य ने अपनी नींद भरी आंखें खोलीं, बेवजह एक शराब की लौकी को पकड़कर खुद से बुदबुदाया। क्या हुआ? नील प्रभा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बुदबुदाना जारी रखा, मुझे सोचने दो, दिन के दौरान आपको उल्का बौछार के नीचे किसी ऐसे व्यक्ति को कबूल करने के लिए कहा गया था जिसे आप पसंद करते हैं। आकाश में उल्का बौछार की ओर इशारा करते हुए, रुको, नील, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है? चुप रहो। नील प्रभा ने शराब का एक बड़ा घूंट लिया, फिर उसे बताया कि अभी क्या हुआ था। धैर्य ने सुनते हुए अपना सिर हिलाया। आपके पास कोई मौका नहीं है। अगर उसके पास आपके लिए कोई भावना होती, तो वह ऐसे ही नहीं भागती। नील प्रभा ने अपनी जीभ क्लिक की। मैंने तुमसे मेरे साथ पीने के लिए कहा था, न कि मेरे दिल में छुरा घोंपने के लिए। ठीक है, चलो पीते हैं। यह सब रोमांटिक सामान, भाई, मैं आपको बता दूं, यह सब क्षणभंगुर बादल हैं। धैर्य ने शराब का एक बड़ा घूंट लिया। यह काफी मजबूत था, जिससे वह जलने से कई बार हंफने लगा। नील प्रभा ने लौकी को पकड़ा और कहा, मैं तुम्हें एक और मौका दूंगी। मेरे लिए एक नया तरीका सोचो। धैर्य ने उसकी ओर ऐसे देखा जैसे कोई भूत देख रहा हो। गंभीरता से। वह आपको पसंद नहीं करती है, तो आप अभी भी कबूल क्यों करना चाहते हैं? वह मुझे पसंद करती है या नहीं यह उसका व्यवसाय है, लेकिन क्या मैं उसे पसंद करता हूं यह मेरा व्यवसाय है, इसलिए मुझे उसे बताना चाहिए। ठीक है, मैं अभी उठा और मेरा दिमाग धुंधला है। मुझे सोचने दो। मम। दोनों ने शराब पीना और सितारों को देखना जारी रखा, लौकी के साथ बारी बारी से काम किया। एक पल की चुप्पी के बाद
धैर्य ने आकाश में तेजी से खिलने और लुप्त होती पगडंडियों को देखा और उसकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। यह शांत और अपक्षय हो गया। वह आकाश की ओर एकटक देखता रहा, उसकी आंखों में लगातार रोशनी बह रही थी। थोड़ी देर बाद वह खुद से बुदबुदाया, ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं बदला है। नीलप्रभा ने यह सुना और उसे लगा कि यह अजीब है, इसलिए उसने पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या आपने पहले दूसरों के साथ उल्का वर्षा देखी है? हाँ, 2 दोस्तों के साथ। धैर्य को याद आ रहा था, उसके हाव भाव कुछ चकित थे। 2 बहुत अच्छे दोस्त। उस उल्का बौछार के बाद हम अगले को एक साथ देखने के लिए सहमत हुए। पीछे मुड़कर देखें तो यह इतना उबाऊ वादा था। बाद में क्या हुआ? तुमने वादा क्यों तोड़ा? बाद में वे दोनों एक साथ हो गए। नीलप्रभा को लगा कि धैर्य उससे भी ज्यादा दयनीय लग रहा है। उसने धैर्य के कंधे पर सांत्वना दी और फिर पूछा, वे अब कहाँ हैं? पता नहीं। वे लंबे समय से पुनर्जन्म ले चुके हैं। आह! धैर्य थोड़ा मुस्कुराया। मैंने उन दोनों को मार डाला। नीलप्रभा का दिल उछल पड़ा और वह बगल में उसकी ओर देखने लगा। तारों की रोशनी में धैर्य के होंठों पर शराब थी, होंठ लाल थे और सफेद दांत थे और उनकी मुस्कान काफी भयावह लग रही थी। नीलप्रभा के भूतिया भाव देखकर उसने अचानक अपने होंठ घुमा लिए। आप वास्तव में उस मजाक पर विश्वास करते थे? नीलप्रभा ने राहत की सांस ली और चिढ़कर कहा, भविष्य में इस तरह मजाक मत करो। नियम। उल्का बौछार देखने के बाद काव्यायून और रोशनी एक साथ अपने कमरे में लौट आए। जब वे छत पर थे तो रोशनी काफी ऊर्जावान थी, लेकिन जैसे ही उसने कमरे में प्रवेश किया, उसने जम्हाई लेना शुरू कर दिया। यह वास्तव में बाहर की तुलना में अंदर बहुत गर्म था। वह बिस्तर पर गिर गई, उसकी पलकें भारी हो गईं क्योंकि उसने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लीं, नींद में बड़बड़ाते हुए, बड़ी बहन, आपको भी कुछ और सोना चाहिए। काव्यायून उसके पास बैठ गई और धीरे से पुकारा, जूनियर सिस्टर। मम। मकर सिंह और मैं अब एक साथ हैं। ओह! रोशनी पलट गई, फिर अचानक उठ बैठी, तुमने क्या कहा? काव्यायू ने दोहराया, मकर सिंह और मैं अब एक साथ हैं। क्या आप उस तरह से एक साथ हैं जैसा मुझे लगता है कि आपका मतलब है? हाँ। यह कब हुआ? बस आज रात, इससे पहले कि मैंने आपको उल्का बौछार देखने के लिए बुलाया था। मैंने मूल रूप से मास्टर को बचाने के बाद इन मामलों से निपटने की योजना बनाई थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से। खैर, हम एक साथ समाप्त हो गए। यह सुनने के बाद रोशनी ने अपने दांत पीस लिए, अपनी मुट्ठी भींच ली और बिस्तर को जोर से पीटा। आपके कहने के बिना भी मुझे पता है कि छोटी उपपत्नी ने आपको बहकाया होगा। काव्या यूं तुरंत भ्रमित हो गई, क्या छोटी उपपत्नी? मकर सिंह, बिल्कुल। वह आपकी छोटी उपपत्नी है। पृथ्वी पर क्या उसकी छोटी बहन के छोटे से दिमाग के माध्यम से पूरे दिन चल रहा था? काव्या यूं हंसी में फूट पड़ी और चिढ़ाते हुए पूछा, अगर वह मेरी छोटी उपपत्नी है तो मेरी मुख्य पत्नी कौन है? उन्होंने कहा, यह मुझे होना चाहिए था, लेकिन अब आप मकर सिंह को मुख्य पद पर पदोन्नत कर रहे हैं। अगर यह इस तथ्य के लिए नहीं होता कि मकर सिंह ने मेरी जान बचाई, तो मैं निश्चित रूप से उसे अभी थोड़ा लोमड़ी कहता। काव्या यूं उससे खुश हो गई और जोर से हंसी। अंधेरे में रोशनी ने धीरे से आह भरी और कहा, वास्तव में मैंने इसे बहुत पहले महसूस किया था, आपके और मकर सिंह के बीच। लेकिन बड़ी बहन, वह काव्या यूं का हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ी, उसका स्वर कुछ उदास हो गया। मुझे पता है कि मुझे तुम्हें रोकने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ा दुख हो रहा है। काव्या यूं चौंक गई, क्यों? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझसे दूर हो जाओगे। काव्या यूं ने राहत की सांस ली, यह सोचकर कि उसकी छोटी बहन मकर सिंह के साथ उसके रिश्ते का विरोध कर रही थी। उसने बदले में रोशनी का हाथ पकड़ लिया और कहा, यह कैसे संभव है? मैं यही हूं। मुझे कौन चुरा सकता है? एक बार जब आप और मकर सिंह दाव साथी बन जाते हैं, तो क्या आप मेरे साथ खेलना बंद कर देंगे क्योंकि आप उसके साथ अंतरंग होने में बहुत व्यस्त हैं? तुम क्या कह रहे हो? क्या मैं उस प्रकार का व्यक्ति हूं जो रोमांस के लिए दोस्ती भूल जाता है? अगर मैं जहां भी जाऊं, आपका पीछा करता हूं,
तो क्या आप मुझे परेशान पाएंगे? नहीं, क्या हम हमेशा से ऐसे नहीं रहे हैं? क्या आपने कभी मुझे अपने साथ नाराज होते देखा है? लेकिन क्या होगा अगर मकर सिंह मुझे परेशान करता है? काव्या यूं हंसे, अगर वह आपको परेशान करता है तो वह आपसे बच सकता है और अकेले रहने के लिए कहीं शांत जगह ढूंढ सकता है। यह इतना आसान है। यह सुनकर रोशनी भी हंस पड़ी, फिर पूछा, क्या तुम मकर सिंह के साथ एक ही बिस्तर पर सोओगी? काव्या यूं जानती थी कि उसकी छोटी बहन उसे ना कहते हुए सुनना चाहती थी, लेकिन ध्यान से सोचकर वह मानवीय इच्छाओं से बचने वाली नहीं थी। इसके अलावा मकर सिंह काफी सुगंधित, और उसे लगा कि वह विरोध करने में सक्षम नहीं हो सकती है। सोचने के बाद वह केवल इतना कह सकती थी, हम उस प्रश्न पर बाद में चर्चा करेंगे। तो फिर आप करेंगे? मेरे बारे में क्या? ओह, तुम बीच में क्यों नहीं सोते? रोशनी एक पल के लिए अवाक रह गई, उसने अपना हाथ छोड़ दिया, बिस्तर पर लेट गई और अपने पैरों को 2 बार लात मारते हुए कहा, वरिष्ठ बहन, आप बहुत परेशान हैं। काव्या यून ने अपनी हंसी दबा दी, फिर आप क्या सुझाव देते हैं? मुझे भी नहीं पता कि क्या करना है। ओह, मकर सिंह वास्तव में कष्टप्रद है। काव्या यूं उसके पास लेट गई, अपना चेहरा ऊपर उठाया और कहा, मुझे लगता है कि मकर सिंह में खाना पकाने की काफी प्रतिभा है। क्या होगा अगर हम उसे अब से हमारे लिए खाना कहें? ठीक है, यह कम से कम एक अच्छी बात है। मुझे पता है, बड़ी बहन, तुम बहुत आकर्षक हो। मकर सिंह के बिना भी हियू या हुआंग्यू अभी भी होगा। मैं तो बस। ओह, मैं तुम्हारे साथ भाग लेने के लिए सहन नहीं कर सकता। मुझे पता है। जब हम छोटे थे तब से हम कभी अलग नहीं हुए। जब काव्यायू ने यह कहा तो उसका दिल भी कोमल हो गया। उसे अचानक याद आया जब वे बच्चे थे, जब वह पहली बार पहाड़ पर आई थी, तो उसने एक बार अपनी छोटी बहन के साथ एहसान के लिए प्रतिस्पर्धा की थी। यह वास्तव में प्रतिस्पर्धा नहीं थी। उस समय उसने महसूस किया कि मास्टर ने रोशनी का अधिक पक्ष लिया, इसलिए वह कुछ स्नेह अर्जित करने के लिए अच्छा प्रदर्शन करना चाहती थी। जैसे एक छोटा भेड़िया गलती से दूसरे झुंड के क्षेत्र में भटक रहा था, उसकी मुद्रा स्वाभाविक रूप से विनम्र थी। उसने मास्टर को खुश करने की कोशिश की, अपनी छोटी बहन को खुश किया, पुराने मंदिर में रहने वाले पक्षियों को खुश किया, और यहाँ तक कि दीवार के पास जंगली घास को भी खुश करना चाहती थी। चाहे रोशनी के लिए उसकी देखभाल गणना की गई थी प्रदर्शन या वास्तविक भक्ति, मास्टर एक वयस्क होने के नाते निश्चित रूप से इसके माध्यम से देख सकते थे। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। रोशनी युवा और लापरवाह थी, इसलिए उसने कुछ समय के लिए काव्यायून का ध्यान आकर्षित किया और काव्यायून द्वारा उसे दी गई कैंडी का काफी हिस्सा खाया। फिर अचानक एक दिन, जब काव्यायून ने उसे फिर से बचाई गई कैंडी की पेशकश की, तो रोशनी ने अपना सिर हिलाया और मना कर दिया। काव्यायून कुछ आश्चर्यचकित थी, क्या गलत है, जूनियर सिस्टर? वरिष्ठ बहन, रोशनी अभी भी बचकानी आवाज में बोली, मास्टर ने मुझसे पूछा, क्या बड़ी बहन आपके लिए अच्छी है? यह सुनकर काव्यायून को असहज महसूस हुआ और उसने ध्यान से पूछा, तुमने क्या कहा?